नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CS अभिषेक ओझा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हों और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो होने वाला है आपके लिए अब तक का YouTube की मैं कह सकता हूँ कि पूरी हिस्ट्री के अंदर अब तक का बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। इसको हम नाम देंगे रामबाण ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग के अंदर कि यार ये तो केवल और केवल बड़ बोल जो बोल है वो कर रहे हैं, मतलब कितना इसको उस वीडियो में होने वाला नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट मैं आपका कवर अप करवा दूंगा और साथ में इस यूनिक वे से मैं कवर अप करवाऊंगा आपका कि आपको इस वीडियो देखने के बाद में बिजनेस मैनेजमेंट का हर एक टॉपिक, छोटे से छोटा जो पॉइंट है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखते रहिएगा। और यह जो रामबाण है बिजनेस मैनेजमेंट की, ये कहाँ पर यूजफुल रहेगी? ये आपके NTA नेट कॉमर्स का जो एग्जाम होता है, NTA नेट कॉमर्स का जो एग्जाम है वहां पर आपके लिए ये पूरी तरह से यूजफुल है। सेबी का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आया है जनरल स्ट्रीम के अंदर, ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा CA, CS, CMA एग्जाम के लिए भी ये यूजफुल रहेगी जहां पर, और इसके अलावा एनी अदर एग्जाम जहां पर बिजनेस मैनेजमेंट आपके सब्जेक्ट का पार्ट है वहां पर ये क्लास यूजफुल रहेगी। अराउंड 100 मिनट्स के अराउंड यह आपके लिए क्लास रहेगी और इस क्लास के अंदर हम पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट इस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से हम कवर अप करने वाले हैं कि ऐसा इस तरीके से ना तो आपने पहले किसी सब्जेक्ट को कवर अप किया है, ना ही आप आगे इन फ्यूचर कहीं पर भी इसी तरह से कवर अप करने वाले हैं। तो इस रामबाण के अंदर हम कितने टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं सर? टोटल मिलाकर हम 10 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। आप वीडियो को अभी ना तो लाइक कीजिए, ना ही आप वीडियो के ऊपर अभी कोई कमेंट कीजिए, है ना, डिसलाइक भी मत कीजिएगा, है ना। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ये वीडियो एक बार तसल्ली से आप पूरा देख लीजिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और फिर मेरे को बता दीजिएगा कि किस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम है। इवन जितने भी जो ऑथर्स वगैरह हैं सबके मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू, मतलब कहते हैं ना, वो कहते हैं एक ट्रिक के द्वारा मैं आपको क्या करने वाला हूं, याद करवाने वाला हूं सभी के नाम, है ना। तो इस तरह से मैंने ये पूरी की पूरी PDF बनाई है। अराउंड 50 पेज की PDF है। पूरा सप्ताह भर लग गया है मेरे को इस PDF को बनाने के अंदर, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं? टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टॉपिक 1 जो रहेगा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। टॉपिक 3 आएगा अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का। टॉपिक नंबर 4 आएगा आपके लिए डिसीजन मेकिंग का। टॉपिक नंबर 5 आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके किस किस तरह के फॉर्म रहते हैं, ये हेनरी मिन्सबर्ग ने दिए थे। टॉपिक 6 आएगा आपका कम्युनिकेशन का। टॉपिक 7 आएगा मोटिवेशन। टॉपिक 8 आएगा लीडरशिप का। टॉपिक 9 के अंदर अदर बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और टॉपिक 10 एक इंपॉर्टेंट लिस्ट देखेंगे आप बिजनेस मैनेजमेंट की, जहां से रिपीटेटिवली उस लिस्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपके साथ फ्री PDFs वगैरह शेयर करते हैं। एग्जाम के रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करते हैं। और इवन अब हम लाइव भी आने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उसकी भी आपको, मतलब कि हमारे से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो जरूर से आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर जाकर कॉमर्स मेरी जान टाइप कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा हमारी सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। स्टार्टिंग के अंदर हम सिंपल सी बात है यार, जब इतना बड़ा वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर हम अपने बारे में बताएंगे। आप हमारा जो प्ले स्टोर से जाकर कॉमर्स मेरी जान जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो हमारे वीडियो कोर्सेज के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज हमने रुपए कमाने के पर्पज से किए हैं। कुछ वीडियो वगैरह, ये कुछ वीडियो कोर्सेज है जो कि हमने स्टूडेंट बेनिफिट के लिए भी चलाए हैं।
आप 1 रुपए के अंदर एंटीनेट पेपर 1 प्लस कॉमर्स की जो टेस्ट सीरीज है वो केवल और केवल 1 रुपए के अंदर अवेलेबल है। और ये जो टेस्ट है वो आप अपने मोबाइल के ऊपर भी दे सकते हो एज वेल एज लैपटॉप के ऊपर भी दे सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि लैपटॉप के ऊपर देना ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको एग्जाम वाला फील आएगा। 10 रुपए के अंदर पेपर 1 की वीडियो क्लासेस अवेलेबल है। अभी एट प्रेजेंट 5 यूनिट्स डाले हुए हैं, 5 यूनिट्स रिमेनिंग है, लेकिन 5 यूनिट जो बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हैं। ये कह सकता हूं कि इससे अच्छा पेपर 1 एक बार आप देख लीजिएगा, इससे अच्छा पेपर इसके अंदर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वगैरह जितने भी जो वीडियोस डाले हैं A1 क्लास डाले हुए हैं, है ना। 200 रुपीज के अंदर ये एग्जाम टाइम के अंदर मैं कोर्स अवेलेबल करवाता हूँ। 200 रुपीज के अंदर लास्ट मंथ क्रेश कोर्स जो है एंटीनेट कॉमर्स का, जहां पर एंटीनेट कॉमर्स प्लस पेपर 1 प्लस टेस्ट सीरीज सब इसके अंदर अवेलेबल करवा रखी है। 200 रुपए के अंदर अवेलेबल होता है 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाकी वाले जो मोबाइल ऐप होते हैं वहां पर आप केवल और केवल मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर इस मोबाइल ऐप को आप मोबाइल ऐप की जो वीडियो क्लासेज है और टेस्ट सीरीज है आप उनको मोबाइल के ऊपर एज वेल एज लैपटॉप दोनों के ऊपर क्या कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। नोट्स वगैरह के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 8031011114 के ऊपर। बस सर कर लिया मैंने प्रमोशन जितना करना था। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो क्लासेस, ठीक है ना सर। प्रमोशन नहीं है, आप ही के प्ले की बात है, अदरवाइज तो आप कहोगे कि सर हम जहां पर लास्ट महीने के अंदर 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं बाकी वाली जगह के ऊपर, वहां पर 200 रुपए के अंदर ये सब चीजें अवेलेबल थी, पहले बता देते। तो बस हमने आपको बस पहले बता दिया है। अब आपका डिसीजन है, आप लेना चाहो तो ठीक है, नहीं लेना चाहो तो ठीक है ना। आप 3000 रुपए देना चाहते हो, वो उससे अच्छी क्वालिटी 200 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी, जैसा आपकी इच्छा करे सर, है ना। स्टूडेंट बेनिफिट नाम से एक चीज होती है, आपको जहां पर भी अच्छा लगे वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 1 क्या है आपके लिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिएगा इस टॉपिक के अंदर टोटल मिलाकर मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल किसने दिया था, टेलर ने। बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं सर। आज ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जनरल जो मैनेजमेंट है वो किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने। और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, मैक्स वेबर ने, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आपके बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि यार साइंटिफिक जो मैनेजमेंट होता है उसके प्रिंसिपल या उसके फादर कौन होते हैं, है ना, वो किसने दिए होते हैं। आप टेलर के अंदर और फ्योल के अंदर बार बार कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आपको बहुत ही बस इस वीडियो की तरफ आपकी नजरें नहीं हटनी चाहिए। मैं कहता हूं कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप वीडियो से नजर मत हटाइए। बिजनेस मैनेजमेंट आपकी चुटकियों, आपकी अंगुलियों के ऊपर होगी। ऐसे कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी गलत नहीं हो सकती है लाइफ टाइम के अंदर। ये कौन बंदा है, ये है आपके लिए टेलर। ये कौन है, टेलर है ना, जो अपने कपड़े वपड़े सिलता है। हाँ सर टेलर है। टेलर क्या करता है, जब भी कपड़े सिलता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसको कपड़ा देख के आते हो वो एक ही नाप के कपड़े सिल देता है। वो सबका क्या करता है, नाप लेता है, हर जगह का आपका नाप लेता है और उसके अकॉर्डिंग आपके फिटिंग के कपड़े आपके लिए सिलता है। तो मतलब कि जब टेलर सिलाई करता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से आपसे क्या लेता है, वो नाप लेता है और फिर कपड़े सिलता है। तो अब याद आया, टेलर की दुकान पे जाते हैं, बहुत ही अच्छे से नाप वगैरह लेता है, इंच टेप वगैरह साइंटिफिक तरीके से नाप लेता है और फिर आपके लिए कपड़े सिलता है। कौन करता है सब, टेलर। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक किससे जुड़ा हुआ है, टेलर के साथ। हाँ सर याद हो गया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ होता है, टेलर के साथ जुड़ा हुआ होता है। टेलर के हाथों में आप हमेशा देखते हो कि ये क्या होती है, टेलर के हाथों में आप हमेशा देखते हो कि होती है कैंची। क्या होती है, कैंची, सीजर, है ना। तो अभी कैंची किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है, स्टील की होती है। सर कैंची तो स्टील की होती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टेलर जो थे वो कहां पर काम करते थे। टेलर स्टील नाम की कंपनी थी। अब टेलर कैसे याद है, टेलर था, टेलर के पास जाते हैं, साइंटिफिक तरीके से कपड़े सिलता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, टेलर से रिलेटेड है। टेलर के हाथों में जो कैंची होती है वो किसकी होती है, स्टील की होती है। तो टेलर कहाँ काम करते थे, स्टील के अंदर काम करते थे। बताओ याद करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। देखो जहां जहां पर भी जब जब भी आपको मजा आए, और इस वीडियो के अंदर तो आपको अनगिनत बार मजा आने वाला है।
एक बार लाइक कर दीजिएगा और जितनी बार मजा आए उतनी बार एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं नहीं कहता कि जब अगर बिल्कुल भी इंजॉयमेंट नहीं आए तो डिसलाइक करके चले जाना। अगर इंजॉयमेंट आता रहे, ऐसे इस तरीके से मैं पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट कवर अप करवाने वाला हूं। अगर इस तरह से मजा आने लग जाए आपको, तो आपको क्या करना है, जितनी भी बार आपको मजा आए उतनी बार आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है, उतने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो टेलर कहां पर काम करते थे, टेलर काम करते थे मिडवेले स्टील वर्क्स। स्टील आ जाएगा ऑप्शन के अंदर, तो आप क्या कर दोगे, आंसर दे दोगे। हाँ सर बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इजी था ये तो। अब ये है आपके टेलर, है ना, असली के अंदर टेलर साहब ये है, वो नहीं थे, है ना। तो टेलर के बारे में क्या बातें हैं, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। टेलर कहां पर काम करते थे, मिडवेल स्टील वर्क्स के अंदर। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए। कौन कौन से 4 प्रिंसिपल दिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट द डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन, हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह दोगे। ये नोट्स की एक अच्छी सी रेटिंग कर लेते हैं। मैं चलो इसका आपको सिंपली मतलब बता देता हूं कि क्या कहा गया है यहाँ पर। जो टेलर होते हैं उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब कतई भी ये नहीं है, बिल्कुल समझना, कि हम क्या करेंगे, इस तरह से साइंस का यूज करेंगे कि प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, कॉस्ट को कम कर देंगे, ऐसा कतई भी मतलब नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का यहाँ पर मतलब होता है, टेलर कहते हैं कि टेलर कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी मैनेजमेंट के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि सोच बदलनी चाहिए। किसकी सोच बदलनी चाहिए, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय के प्रति, और एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर के प्रति, कर्मचारी की नियोक्ता के प्रति, और नियोक्ता की कर्मचारी के प्रति अगर सोच बदलेगी ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथली तरीके से क्या करेगा, रन करेगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेगा। तो यहां पर यही बात बताएगी, काफी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, और अगर काफी इंपॉर्टेंट बात है तो देखिएगा। अब मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो एम्प्लॉयर है वो क्या सोचता है, मेरे सारे एम्प्लॉइज कामचोर है, और ये एम्प्लॉय क्या सोचता है, मेरा मालिक वो तो केवल और केवल पैसों का भूखा है, उसको रिश्ते नाते किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल और केवल हमको तो मशीनों की तरह काम करवाना चाहता है, बहुत ही पैसों का भूखा है। टेलर कहता है कि यदि अच्छे से मैनेजमेंट करना है ना, तो ये एम्प्लॉय के प्रति ये सोच बदले और एम्प्लॉयर के प्रति ये सोच बदले। आई होप ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट तो नहीं पढ़ा होगा सर, है ना। टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब था मेंटल रिवोल्यूशन। क्वेश्चन आता है मेंटल रिवोल्यूशन किससे जुड़ी हुई होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से। मेंटल रिवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया, टेलर ने। अब क्वेश्चन आता है ये सोच यार बदलेगी कैसे, है ना, कैसे एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की सोच बदल सकता है और एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर की सोच बदल सकता है। तो उन्होंने उसके लिए 4 प्रिंसिपल दिए। पहला कहता है कि रूल ऑफ थंब टू बी रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ साइंस टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि मैं तो गलतियां कर करके सीखूंगा। रूल ऑफ साइंस कहता है कि मैं साइंटिफिक तरीका ढूंढूंगा चीजों का और उसके बाद में उन चीजों को कंप्लीट करूंगा। तो उससे क्या होगा, टाइमली सब काम आपके लिए क्या हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे, है ना। उसके अलावा देयर शुड बी परफॉर्मेंस ऑफ हार्मोनी अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, अलग अलग जो लोग काम करते हैं उनके कामों के बीच में क्या होने चाहिए, एक हार्मोनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम रिपीट, कोई काम मैं कर रहा हूं वो भी काम आप कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, अपने कामों के बीच में हार्मोनी नहीं होगी। मैं कोई काम आपको सही करके दे रहा हूं, आप उस काम को गलत कर देते हो, तो अभी हमारे कामों के बीच में हार्मोनी नहीं होगी। अगर ऐसा रहेगा तो सोच बदलेगी, क्योंकि काम फटाफट होंगे ना। एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर लोग म्यूचुअल जो इंटरेस्ट होते हैं ना उनको पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा समझे। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा फायदा हो, मेरा फायदा अकेले का फायदा नहीं होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज होना चाहिए। एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट कैसा होगा, आप उनको प्रॉपर तरीके से क्या करो, ट्रेनिंग्स वगैरह दो, आप उनको मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेने के लिए कहो, है ना।
आप उनको मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा रखने के लिए कहो। सभी को डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके अंडर में 3 एम्प्लॉइज है, एक एम्प्लॉय को तो आपने बहुत सारा काम दे दिया, बेचारा सुबह 10 बजे आता है, रात को 9 बजे ऑफिस से जाता है, और 2 बंदों को ऐसा काम दिया है कि वो आते हैं 12 बजे और 4 बजे घर निकल जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो 10 बजे आता है 9 बजे घर जाता है, उसके दिमाग के अंदर क्या रहेगा कि यार ये एम्प्लॉयर तो है, वो इनको तो फेवर कर रहा है और मेरे को फेवर नहीं कर रहा है। ये सब चीजें करके हम एम्प्लॉयज ये सब चीजें, और अगर सबको बराबर बराबर काम दिया तो इसके दिमाग में ऐसा आएगा नहीं, वो सोचेगा यार मेरा एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, सबको बराबर बराबर काम दिया है। इस तरह से करने से मेंटल रेवोल्यूशन होगा 4 प्रिंसिपल को फॉलो करने से। तो सर जी हमने क्या समझ लिया, टेलर होता है, टेलर क्या है, टेलर होता है, टेलर का साइंटिफिक तरीके से करता है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर होते हैं टेलर। कहां पर काम करता था टेलर, स्टील के अंदर काम करता था। कितने प्रिंसिपल दिए, 4 प्रिंसिपल दिए। कितने प्रिंसिपल्स दिए थे टेलर ने, 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। और इसके अलावा मेंटल रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आपके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने दिया था। बिल्कुल आप तो मैंने आपको क्या कह रखा है, केवल और केवल पिक्चर्स देखिए, स्क्रीन देखिए, सब चीजें मैं आपको ऑटोमेटिक ही याद करवाने वाला हूं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। बिल्कुल मैंने आपको ये कहा था और ये सब चीजें मैं आपको कंप्लीट भी करूंगा। देखिएगा जनरल, अब देखो मैं छोटो इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर के अंदर क्या है, ये हैन है, ठीक है, ये क्या है, हैन है। और आजकल नॉर्मल है ना, आजकल जनरल है, यानी कि सामान्य है। क्या है सामान्य, आजकल सामान्य है कि लोग मुर्गियाँ पालते हैं, मुर्गे के जो अंडे होते हैं उनसे फार्मरी चलाते हैं, फार्म हाउस चलाते हैं और उनसे उनके अंडों को बेच के रुपया कमाते हैं, है ना। और मुर्गियाँ और अंडे, और मुर्गियाँ और अंडे, और मुर्गियाँ और अंडे, और एक दिन आप क्या बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। बचपन की कहानी याद आ रही होगी, हाँ सर। तो आजकल सामान्य है इन मुर्गियों के जो अंडे हैं उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। हाँ सर बिल्कुल, आपने तो क्या बात कह दी। हाँ, तो आप एक लाइन लिखोगे यहाँ पर, आजकल तो पहले तो नहीं था, आजकल हुआ है मॉडर्न टाइम में। ये लाइन लिख लो फटाफट से, मॉडर्न टाइम में इस पिक्चर को देखते हुए मुर्गियों के, हैन के, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ो, हैन के जो अंडे हैं उनका बिजनेस करना, उनका बिजनेस एक सामान्य इंडस्ट्री है, ठीक है सर। तो पहले आता है जनरल इंडस्ट्री, किससे रिलेटेड है, हैन से, ठीक है, सब याद हो जाएगा। मॉडर्न टाइम के अंदर मॉडर्न किससे रिलेटेड, मॉडर्न मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, हेनरी फ्यूल से। अब कहोगे सर ये कैसे याद होगा, मैं बताता हूँ। कितनी मुर्गियां है बताओ मेरे को, आप कहोगे 3, नहीं ये छोटी सी मुर्गी नहीं दिखेगी आपको, ये भी तो मुर्गी है, बड़ी होकर मुर्गी बनेगी ना, चूजा भी है ना। तो कितनी मुर्गियां है, 4। तो यहाँ पर 4 मुर्गियां है, कहाँ से रिलेटेड होगा, हेनरी फ्यूल से। सर ये लास्ट वाला तो मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा, यही याद रहेगा, बाकी कुछ भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे। तो अब हेनरी फ्यूल से हैन वाली पिक्चर्स याद रखनी है कि हाँ सर ने मेरे को हैन वाली पिक्चर्स दिखाई थी। मॉडर्न टाइम के अंदर मॉडर्न मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, हेनरी फ्यूल से। जनरल है इंडस्ट्री, जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन बुक किसने लिखी थी, हेनरी फ्यूल ने। 4 वोल्ट कमेंट्री 4 चैम्बर वोल्ट की जगह पर कौन काम करते थे, 4 मुर्गियां थी, हेनरी फ्यूल काम करते थे। डेफिनेटली याद हो जाएगा, है ना। और अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स के अंदर आप ये सब बातें यहाँ पर लिख लीजिएगा। सर हम नोट्स कैसे ले लें, है ना, मतलब कि बिल्कुल देखो मैं तो क्या करता हूँ सर, बिना हार्ड कॉपी के मैं तो कोई चीज़ पढ़ ही नहीं पाता, तो पहले खुद ने अपने नोट्स की पहले हार्ड कॉपी निकाली, पहले पढ़ा, उसके बाद में अच्छे से वीडियो बनाया जाता है ना। मतलब यार हार्ड कॉपी के अंदर पढ़ने का तो मजा ही कुछ और होता है। हार्ड कॉपी जो नोट्स हैं मेरे जितने भी, जिन्होंने 200 रुपीज़ का लास्ट मंथ का कोर्स ले रखा है उनको, और जिन्होंने 2000 के अंदर पूरे साल भर का कोर्स ले रखा है उनको मैं एक लिंक शेयर करूंगा
कॉमर्स मेरी जान ऐप के थ्रू गूगल ड्राइव का मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक के थ्रू, और इसके अलावा जो 1500 रुपये का जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स लिया उसमें सेबी का कोर्स भी है, तो इन तीनों स्टूडेंट्स को मैं एक लिंक शेयर करूंगा गूगल ड्राइव का, वहां से उस गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और फिर भी अगर मेरे किसी भाई या बहन को प्रॉब्लम हो रही हो वैसे डाउनलोड करने में, तो आप क्या कीजिएगा, अपना जो भी जब भी आप कोर्स परचेज करते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है ना ऐप के अंदर, तो वो जो रिसिप्ट है वो आप कपिल सर को, यहाँ पर जो नंबर गिवन है ना 8003101114, इस पर सेंड कर दीजिएगा। कपिल सर आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो वहां पर आप सब चीजें जो भी मैंने बताई थी ना, ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब फेयोल के कितने प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल है। क्या सर 14 प्रिंसिपल्स को याद करने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल तरीका है। ए डिस्कस अवर ड्यू, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो ड्यू हैं उनको क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ए डिस्कस अवर ड्यू, तो ए बोले तो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहता है कि यार आप किसी पर्सन को जितनी ऑथोरिटी दे रहे हो आपको उतनी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ऑथोरिटी देनी चाहिए नहीं ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। बिल्कुल सर शॉर्ट के अंदर करने वाले हैं। डी बोले तो डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन कैसे रहेगा? आपका सुपरविजन अच्छा होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है वो क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन पेनल्टीज वगैरह है, सबके लिए सेम पेनल्टीज होनी चाहिए। ADISCUSS, आई बोले तो इनिशिएटिव्स लो आप, एस बोले तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, मतलब कि आपको ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। सी बोले तो सेंट्रलाइजेशन आपको करना है, आपको जो भी पावर्स होती है वो एक जगह के ऊपर आपको रखनी है। यू बोले तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड को यूनिटी ऑफ एक्शन कहते हैं। इसको सिंपल सी भाषा में मैं कहूं तो वन एम्प्लॉय वन बॉस। और अगर मैं कहूं कि यार जितने भी जो हैं उनमें से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूजन करने वाला है वो यूनिटी ऑफ कमांड ही है। अब यूनिटी ऑफ कमांड की मैं आपको एक फोटो बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, इसको ऑर्डर इधर से भी मिल रहे हैं, इसको ऑर्डर इधर से भी मिल रहे हैं, क्या वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा? क्या ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये एक बंदा है, इसको 10 जगह से फोन आ रहे हैं, 10 जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं, क्या अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि यार एक बंदे को एक ही पर्सन से क्या मिलनी चाहिए? कमांड मिलनी चाहिए। एक पर्सन को एक ही बंदे से कमांड मिलनी चाहिए, एक एम्प्लॉय को एक ही एम्प्लॉयर से कमांड मिलनी चाहिए। और यहाँ पर इन फोटोज को देखने से आपको यूनिटी ऑफ कमांड में कहता हूँ, देखो फोटोज जो है इतनी अच्छे तरीके से आपके लिए प्रिपेयर की गई है कि आप फोटोज को दिमाग में रखिए, आप फोटोज को दिमाग में रखिए, आपको सब चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। बात करते हैं, एक बहुत ही लाइन आती है कि यार ये किसने कहा, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉरमैन टाइप, मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन, मतलब मिलिट्री के अंदर जिस तरह से काम होता है ना, ऑर्डर ऑर्डर है ना, पास मतलब एक पर्सन एक ही बंदे को कमांड दे रहा होता है ना, तो उस तरह का इसको किसने कहा? मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन कहा था टेलर ने, कैंची वाले टेलर ने इसको कहा था मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन, किसको? यूनिटी ऑफ कमांड को। तो हमने क्या कर लिया, ADISCUSS, अब क्या करेंगे हम? डबल एस के अंदर क्या आएगा? एस बोले तो स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि स्केलर चेन का मतलब होता है, यहाँ पर मैं अगेन फोटोज के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। स्केलर चेन का मतलब होता है कि ये ए सपोज करो सबसे हायर अथॉरिटी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है। अगर एफ को ए तक कोई बात पहुंचानी है तो पहले वो इसको पहुंच जाएगा, फिर इसको पहुंच जाएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहां पर बताया जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। लेकिन कुछ स्थितियों के अंदर एक पर्सन डायरेक्टली ही अगर कॉन्टेक्ट कर लेता है अपने हायर अथॉरिटी से इस स्केलर चेन को तोड़कर, तो उसको कहा जाता है गैंग प्लैंक। क्या कहा जाता है? गैंग प्लैंक। एस बोले तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनस, मतलब कि एक अच्छा मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आपके जो एम्प्लॉय है वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके जो एम्प्लॉय, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ट्रेनिंग्स वगैरह देते हो, उनके अंदर अपना टाइम रुपया सब इन्वेस्ट करते हो,
और फिर जब आपको वो छोड़ के चला जाता है तो नया एम्प्लॉयज आएगा तो उतना अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ओ बोले तो ऑर्डर, बोले तो सब चीज़ें अपने अपनी जगह के ऊपर रहनी चाहिए। यू बोले तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए यूनिटी होनी चाहिए। आर बोले तो फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा वेतन पुरुषों को कम वेतन ऐसा नहीं होना चाहिए। डी बोले तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर तरीके से फेयर डिवीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा काम दूसरे एम्प्लॉय को बहुत कम काम हो रहा है। यूनिटी बोले तो संगठन में ही शक्ति है, एस्पिरिट द क्रॉप्स, सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। ई बोले तो सबको हम समान समझेंगे। तो ए डिस्कस अवर ड्यू करने से आपके जितने भी जो प्रिंसिपल्स है वो आपको याद हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को कहा जाता है रेशनल लीगल मॉडल। यहाँ पर आप क्या करोगे, समझदारी के तरीके से आप सब काम करोगे। ये किसने दिया था आपके लिए, मैक्स वेबर ने इसको दिया था। ये किसने दिया था आपके लिए, मैक्स वेबर ने इसको आपके लिए दिया था। अब देखिएगा ये हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी जो टॉपिक खत्म हो जाए ना, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद में सोचिएगा कि यार हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा। आपके लिए हमने इस वीडियो के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कितनी चीज़ें पढ़ी, हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले कौन सी चीज़ पढ़ी हमने, आपके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए हम टेलर किसके लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए स्टिल होते हैं, 4 प्रिंसिपल होते हैं, 4 प्रिंसिपल दिए थे और इनका मेंटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड था। हेनरी फ्यूल के बारे में, हैन बोले तो जनरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी, मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। और 4 चैम्बर बोल्ट, 4 चैम्बर आएगा वहां पर ये काम करते थे। सीमेंट्री 4 चैम्बर वोल्ट के जरिए काम करते थे। इनके जो 14 प्रिंसिपल है उनको हमने ए डिस्कस अवर ड्यू के नाम से याद कर लिया था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम करने वाले हैं दूसरा टॉपिक। आई होप टॉपिक 1 के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा और आपने अपने वादे के मुताबिक टॉपिक नंबर 1 को 3 से 4 फ्रेंड के साथ तो शेयर कर दिया होगा। इतनी बार तो आपको अच्छा लगा होगा। वहाँ पर जो चीज़ें थी वो लाइफ टाइम के लिए आपको याद होने वाली है। टॉपिक नंबर 2 अगेन क्या नाम है इसका, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, पी बोले तो प्लानिंग, और बोले तो ऑर्गेनाइजिंग, एस बोले तो स्टाफिंग, डी बोले तो डायरेक्टिंग, सी बोले तो कंट्रोलिंग। पोस्ट डीसी आपके लिए क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं और हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पी बोले तो प्लानिंग। अब देखो हम प्लानिंग के अंदर क्या जो चीज़ें आप समझते ही हो कि प्लानिंग के अंदर क्या होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है प्लानिंग। फ्यूचर के अंदर जो काम करने वाले होते हैं उनके हम आज प्लानिंग बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे हमारे, है ना। तो वैसे ये सब आपको पता है, लेकिन एग्जाम वाली डायरेक्ट जो भी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्वॉट क्या होता है आपके लिए, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है और थ्रेट्स होते हैं। तो यानी कि हर एक पर्सन के अंदर अपनी खुद की एक स्ट्रेंथ होती है, हर एक पर्सन की अपनी खुद की एक वीकनेस होती है, हर एक पर्सन की अपनी खुद की एक अपॉर्चुनिटीज होती है और हर एक पर्सन के अपने कुछ थ्रेट्स होते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। उन सबको ध्यान रखते हुए हमको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। जैसे कि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो आईपीएल के अंदर क्या होता है, हर एक जो टीम होती है उसकी अपनी अपनी एक स्वेट एनालिसिस होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी का स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, किसी का बैटिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, किसी का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वीकनेस होती है, किसी का कौन सा डिपार्टमेंट कमज़ोर होता है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि यस उनके पास ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनको स्पिन खेलना बहुत अच्छा आ रहा है, और थ्रेड्स ऐसे हैं कि यार कोई प्लेयर उनको ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। तो हर एक टीम की अपनी अपनी क्या है, स्वेट एनालिसिस है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको ही ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, अपने आने वाले मैचेस की क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि यार स्वेट किससे रिलेटेड होता है, स्वेट रिलेटेड होता है आपके लिए प्लानिंग से। स्वेट किससे रिलेटेड होता है आपके लिए, प्लानिंग से। अब प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। प्लानिंग जो होता है वो एक प्राइमरी फंक्शंस होता है मैनेजमेंट का। जो प्लानिंग होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है।
मतलब कि इसके अंदर आपको कोई भागादौड़ी नहीं करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। परवेसिव का मतलब होता है प्लानिंग जो होती है वो सभी लेवल के ऊपर होती है। कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, प्लानिंग को आपको बार मतलब कंटिन्यू चलती रहती है आपकी प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने कोई प्लान किया है वो वर्क नहीं कर रहा तो हम उसी प्लान को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी समय आपको उस प्लान के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। प्लानिंग आपको तभी करनी होती है जब काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स आपके सामने हैं और आपको उनमें से किसी को एक को चुनना है। आपके सामने कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है तो प्लानिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लानिंग सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। प्लानिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। प्लानिंग कभी भी रिजिड नहीं रहनी चाहिए, प्लानिंग फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, लॉसफुल रहनी चाहिए। यानी कि अगर किसी भी सिचुएशन में हमारी गिवन प्लानिंग काम नहीं कर रही है तो आपको उस प्लानिंग को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हम केवल और केवल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए नाम क्या है टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो बातें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लानिंग के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वॉट एनालिसिस प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपॉर्चुनिटीज का एनालिसिस करते हो कि यार मार्केट के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर मैं काम कर सकता हूं। तो न्यूज आई पबजी क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। पबजी क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। और ये न्यूज आते ही इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए आ गए हमारे अक्षय कुमार जी। और अक्षय कुमार जी ने कह दिया कि हम पबजी बैन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पबजी के जैसा उस कंसेप्ट के ऊपर एक नया गेम लेकर आएंगे जिसका नाम होगा फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स नाम से हम अपना गेम लेकर आएंगे। बहुत ही जल्दी आपके लिए गेम आने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका पता लगाया। तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है, एनालिसिस दी अपॉर्चुनिटीज। मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है उनका उन्होंने एनालिसिस किया कि यस दिस इज द वेरी गुड टाइम। मैं चलो ट्वीट कर देता हूं कि इंडिया भी अपना एक गेम डेवलप करने वाला है पबजी के जैसे। तो उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज का एनालिसिस किया और उसके बाद में अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टेबलाइज किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई नरेंद्र मोदी जी से हमने पूछे थे कि आम कैसे खाते हो, तो उसके बेसिस पे वो सपोर्ट कर रहे हैं हमको आत्मनिर्भर। हम अपना खुद का, हम अब चाइना के ऊपर या कोरिया के ऊपर अब निर्भर नहीं रहेंगे, खुद का एक गेम बनाने वाले हैं पबजी के जैसा जिसका नाम है फौजी, है ना। और इस गेम का एक और रहेगा कि इससे जितनी भी जो रेवेन्यूज हमको मिलने वाली है उसका 20% जो रेवेन्यू है वो हम अपने सोल्जर्स को देंगे। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर काम किया है। तो 20% जो रेवेन्यू है वो अपने सोल्जर्स फैमिली को देंगे भारत के वीर ऐप के थ्रू। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो कुछ प्लानिंग प्रीमाइसेज करेंगे कि क्या मतलब कुछ प्रीमाइसेज, कुछ आधार लेके आएंगे। वो ऐसे होंगे कि यार आजकल जितने भी जो यूथ हैं वो सब पबजी खेलते हैं और वो सब पबजी को छोड़कर हमारे इस गेम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे जिसका नाम है फौजी। इस प्रीमाइसेज के आधार के ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। पहला क्या काम किया, उन्होंने क्या किया, अपनी ही जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज को एनालिसिस किया, फिर अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर कुछ प्रीमाइसेज बनाए। अच्छा ये पबजी वाला है, सब पबजी खेलते हैं ना, तो ऐसे करके उन्होंने कुछ अपने प्रीमाइसेज किए, फिर अल्टरनेटिव्स ढूंढे। अब अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है वो अल्टरनेटिव्स जो आपको अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने में मदद करें, ये होते हैं अल्टरनेटिव्स, है ना। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पबजी सबसे ज्यादा इंडिया में खेला जाए, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज उससे आए। तो अब ये हो कैसे सकता है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रमोशंस करवाना पड़ेगा। किस किस से प्रमोशन करा सकता हूँ मैं, जो ऑनलाइन स्ट्रीमर होते हैं उनसे प्रमोशन करवा सकता हूँ। मेरा पहला अल्टरनेटिव वो है। मैं जो मेमेज चैनल होते हैं, पेजेस वगैरह होते हैं, उनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवा सकता हूँ। आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है। मैं रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर जो पारंपरिक तरीके होते हैं वहाँ से एडवर्टाइजमेंट में करवा सकता हूँ।
और मैं मोदी जी से कहलवा सकता हूँ अच्छा ये फौजी वाला बंदा है, तो ऐसे करके मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा कर सकता हूँ। 4 अल्टरनेटिव्स उन्होंने अब कहा कि 4 में से सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ कहाँ से हो सकता है, स्टीमर के लोग बात सुनेंगे और मोदी जी की भी बात सुन लेंगे, या फिर मेमेज पेजेस वाली बात सुन लेंगे, पेपर वगैरह देने का कुछ इतना फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया, अल्टरनेटिव्स चुने, अल्टरनेटिव्स का इवोल्यूशन किया और उनमें से एक अल्टरनेटिव्स को हमने चुन लिया, है ना, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को चुन लिया, उसको कह दिया ऑनलाइन स्ट्रीमर को कह दिया कि अब आपको क्या करना है, फौजी जो गेम है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ाया करनी है, आपको खुद को ऑनलाइन खेलना है। और फिर हम देखेंगे कि क्या जो फौजी है, हमने ये इतना प्लान बनाया, क्या फौजी जो गेम है वो आत्मनिर्भर भारत वाला गेम बन पाया या नहीं बन पाया, क्या यह इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम बन पाया है या फिर नहीं बन पाया। तो रिव्यूइंग दी प्लान, तो बिल्कुल पहले क्या करेंगे, हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका पहले जो अपॉर्चुनिटीज होती है उनका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम डिसाइड करेंगे क्या, और फिर उसके बाद में प्रीमाइसेस को डिसाइड करेंगे। फिर हम अल्टरनेटिव्स देखेंगे, अल्टरनेटिव्स का एवोल्यूशन करेंगे, एक अल्टरनेटिव्स को चुनेंगे, उसको हम एक्टिवेट करेंगे और फिर अपना जो रिव्यूइंग द प्लान, अपने प्लान का रिव्यू हम करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, 2 तरह के प्लान होते हैं। स्टैंडिंग प्लान बोले तो खड़े, स्टैंडिंग एक जगह पर खड़े हैं भाई, है ना, इसको स्ट्रेटेजिक प्लान या लॉन्ग टर्म प्लान भी कहते हैं। ये हर साल चेंज नहीं होते, आपके ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, है ना। और सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है ये हर साल चेंज होते रहते हैं, बजट हर साल चेंज होता है, प्रोजेक्ट्स आपके हर साल चेंज होते हैं। तो ये होते हैं सिंगल यूज प्लान, इसको टैक्टिकल प्लान के नाम से भी जाना जाता है या शॉर्ट टर्म प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन प्लान की हायरार्की होती है, सबसे ऊपर आता है मिशन, या सबसे ऊपर आता है वैसे विजन, उसके बाद में मिशन या पर्पस, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बाद में स्ट्रेटजीज, फिर पॉलिसीज के लिए बाद में आती है प्रोसीजर्स, फिर प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट, और फिर बजट और कोटाज एंड टारगेट। इसमें मेजर प्लान जो होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट एंड बजट, क्योंकि प्रोजेक्ट्स और बजट दोनों बड़े बड़े होते हैं और उस प्रोजेक्ट्स के बजट के अंदर हम छोटे छोटे कोटा डिसाइड करेंगे और छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करेंगे, वो होते हैं आपके लिए माइनर प्लान। 2 तरह के प्लान होते हैं, प्रोएक्टिव प्लान और रिएक्टिव प्लान। प्रोएक्टिव प्लान पी से याद आ जाएगा, पबजी जो होता है वो प्रोएक्टिव प्लान में होता है। उन्होंने क्या किया, मार्केट में ये चल रहा है नहीं, हम खुद क्या करेंगे, एक गेम लॉन्च करेंगे और उसको मार्केट में चलवा देंगे। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट वेट द एनवायरमेंट टू चेंज बट टेक एक्शन इन एडवांस टू ऑफ एनवायरमेंट चेंज। पहले ही वो क्या कर लेता है, एक्शन ले लेता है कि यार आजकल की जो यूथ है वो किस तरह की गेम पसंद कर रही थी, उन्होंने अपना एक गेम निकाले जो कि पूरे विश्व का नंबर 1 गेम बन गया, है ना। रिएक्टिव प्लानिंग क्या है, रिएक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है फौजी, पहले हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। पहले हमने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी कि यस इंडिया में बैन हो गया, अब हम क्या करते हैं, अपना जो एक्शन है वो ले लेते हैं। रेस्पॉन्स जो होता है कम आफ्टर द एनवायरमेंटल चेंज हैवन टेकन प्लेस, मतलब कि जो चेंजेस आता है वो एनवायरमेंट चेंज होने के बाद में आता है। तो जो पबजी है ये तो प्रीएक्टिव प्लान है और ये जो फौजी है वो एक रिएक्टिव प्लान है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझना है क्या होता है, इसके मतलब से ही क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है काम को डिवाइड करो, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा काम है, इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि सबको अपना अपना काम मिल जाएगा, जिस काम के अंदर जो निपुण है वो काम कर लेगा ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से काम होने लग जाए। डिवाइडिंग वर्क अमंग द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, है ना। हम वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, हम जो रिलेशंस बनाएंगे कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, हम सभी के कामों का इवोल्यूशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि जितने टाइम में काम करना चाहिए था उतने काम में किया नहीं किया, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा वैसे तो एचआरएम का पार्ट है, लेकिन स्टाफिंग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, फाइंड द राइट पीपल। राइट पीपल एट राइट प्लेस होने चाहिए। फाइंड द राइट पीपल ये क्वेश्चन आता है खूब बार, कहाँ से किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है आपके लिए स्टाफिंग से। कंट्रोलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि यार आपने कुछ स्टैंडर्ड बना रखा होता है, उसके आपकी जो वास्तविकता है, जो एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उससे आप तुलना करते हो ना, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। आपने स्टैंडर्ड बना रखा है कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन केवल और केवल आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो,
तो ये तुलना करना, यह तुलना करना क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। जो कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता है वो सबसे किससे जुड़ा होता है? प्लानिंग से, क्योंकि आपने प्लानिंग की, वो आपका स्टैंडर्ड है ना। तो आपने प्लानिंग की कि यार 8 घंटे पढ़ना है, पढ़े आप 2 घंटे ही, है ना। तो इनका जो कंपैरिजन कर रहे हो दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। जो 8 घंटे हैं वो किससे रिलेटेड होता है? प्लानिंग से। तो कंट्रोलिंग भी किससे रिलेटेड होता है? प्लानिंग से रिलेटेड होता है। प्लानिंग के अंदर आप आगे देखते हो, जबकि कंट्रोलिंग के अंदर आप पीछे देखते हो कि यार आपने 8 घंटे बोले थे ना, पर तो 2 घंटे ही रहे हो, है ना। तो ये कंट्रोलिंग जो होता है वो पीछे देखता है। अब कंट्रोलिंग किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अब 2 काफी अच्छे तरीके हैं। बार बार पढ़ते हो आप सब जगह के ऊपर और बार बार भूल जाते हो। इस तरह से लिखा गया है, इतनी इजी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है कि आप कभी भी भूल ही नहीं पाओगे, है ना। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के अंदर जो जहाँ पर मेरी वर्किंग है वहाँ पर मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक्सेप्शन वाला दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है ना। जैसे कि आपको पता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ भी आफ्टर वीआरएस जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी कम हो गई है। जहाँ पर पहले हमारे सेक्शन के अंदर 14 एम्प्लॉय बैठते थे, वहाँ पर सिंगल 100 पर्सन है। तो अब उस केस के अंदर क्या मैं कह दूँ कि नहीं मुझसे काम नहीं होगा? काम तो करना पड़ेगा और काफ़ी इस तरह से काम करना पड़ेगा कि यार बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी हो जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 काम है, मेरे पास क्या है 10 काम है। तो मैं 10 कामों में क्या करता हूँ, पहले कुछ कामों की है ना प्रायोरिटी डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को ये काम ही करने हैं। क्योंकि अगर मैंने ये काम नहीं किया ना, 1 नंबर वाला काम नहीं किया ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। 1 नंबर का काम करने के बाद में मैं दूसरे नंबर वाले काम पे चला जाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कस्टमर को बिल ही सेंड नहीं किए फॉर एग्जांपल, तो रुपया आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी सर, है ना। तो सबसे पहला काम होता है कि बिल भेजो, है ना। मैं बाकी सब काम छोड़ के अगर किसी कस्टमर को बिल नहीं पहुंचा तो बिल भेजने का काम कर दूंगा। बिल भेजने के बाद में रुपया नहीं आया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, यस। तो उसके बाद में मैं रुपया लाने का काम करूंगा। रुपया आ गया तो अपडेट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी, यस। फिर मैं 30 नंबर पर अपडेट करने का काम करूंगा। मतलब कि मैं सभी कामों पे ध्यान नहीं देता हूं, मैं उन कामों का कर लेता हूं, उन कामों को इस तरह से कैटेगराइज कर लेता हूं कि यार पहले ये काम होना चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो इससे मेरी पूरी सेक्शन की जो परफॉर्मेंस होती है वो इफेक्टिव हो जाएगी। क्योंकि अगर बिल ही नहीं जाएंगे तो पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट नहीं आएगा तो अपडेट कुछ होने वाला नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, आप सभी जगह पर ध्यान दे ही नहीं सकते हो। तो क्या करो, केवल के जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उन पे ध्यान दो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिससे पूरे संगठन की परफॉर्मेंस क्या होगी, आपके लिए प्रभावित होगी, है ना। और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पहले दी कि किसने थी, ये हमारे टेलर साहब ने दी थी। और टेलर भाई साहब बहुत बार आ गया। टेलर ने क्या कहा था, मिलिट्री ऑफ फॉरमैन कहा था यूनिटी ऑफ कमांड को। टेलर ने यहाँ पर कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन दे दिया। ये क्या होता है, ये कहता है कि आप क्या करो एक लिमिट देख लो, है ना। और उस लिमिट के बाद में ही आप क्या करो, सब पे फॉलो अप लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे अंडर में 500 कस्टमर है ना, ये मैंने बहुत पर्सनल है, 500 कस्टमर है और उनकी जो आउटस्टैंडिंग होती है वो करोड़ों के अंदर रहती है ना। मतलब जो बिल्डिंग वगैरह होती है वो भी करोड़ों के अंदर होती है मेरे, है ना। तो अब सुनना अच्छे से, अब एक कस्टमर है, एक ऐसा कस्टमर है जिसके केवल 3-4 हज़ार रुपये बाकी हैं और एक ऐसा कस्टमर है जहाँ पर जिसके 2 करोड़ रुपए बाकी है। तो मेरे को कौन से कस्टमर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, 3-4 हज़ार वाले के ऊपर या 2 करोड़ वाले के ऊपर? पहले तो 2 करोड़ वाले के ऊपर ही देना चाहिए। नहीं सर 2,000 वाला भी तो कस्टमर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिमिट तय कर देता हूँ कि यार अगर किसी कस्टमर का 5,000 रुपये तक का आउटस्टैंडिंग रहा ना तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। मतलब ठीक है, उसको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, क्या रुपए दे, परेशान नहीं करूंगा, है ना। लेकिन जैसे ही उसकी आउटस्टैंडिंग 5,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर भाई साहब मैं उसको परेशान करने लग जाऊंगा, रोजाना फ़ोन करने लग जाऊंगा कि रुपए दे। तो यानी कि मैं एक लिमिट तय कर लेता हूँ, उस लिमिट तक डेविएशन हुआ, 5,000 के नीचे वो रहा
तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा कि हाँ भाई आज नहीं तो कल जमा करा देगा। लेकिन यस, अगर उस लिमिटेशन से ज़्यादा हो गया तो मैं उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दूंगा। तो मतलब कि मेरे को सब कस्टमरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो कस्टमर जिनके 3-4 हज़ार रुपये बाकी है वो 4-5 दिन में पे कर देंगे, है ना। इसे बोलते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। एक लिमिट तय कर लो, जितना डेविएशन होता है तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा डेविएशन हो गया तो फिर उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत हो जाएगी। टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस अगेन कंट्रोल से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कहता है कि यार कंट्रोलिंग के अंदर जरूरी है कि आपका जो काम होता है वो पूरे के पूरे टाइम के ऊपर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने गैंट चार्ट, पर्ट्स एपीएम बताए हैं। तो गैंट चार्ट इज ए इंडिकेटर ऑफ 2 और मोर एक्टिविटीज। गैंट चार्ट के अंदर 2 एक्टिविटीज को हम इस तरह से रिलेशन बनाते हैं कि वो एक ऑर्डर के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। पहली एक्टिविटीज़ के बाद में दूसरी एक्टिविटीज़ क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। पर्ट सीपीएम, पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, सी बोले तो क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट कहता है कि हर एक एक्टिविटी के अंदर अलग अलग टाइम लगता है, जबकि सीपीएम कहता है कि हर एक्टिविटी के अंदर सेम टाइम लगता है। ये इसका एक बेसिक क्या है, बेसिक जो कह सकते हैं कि अंदर है वो है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में देखा था? नहीं सर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग देखा था। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या मैनेजमेंट का एक फंक्शन है? नहीं सर, ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का एक सार है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे का समन्वय, है ना, एक दूसरे के प्रति सहायता करना, है ना। तो ये कहता है कि ये कोई मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का एसेंस होता है जो कि सब स्टेजेस के ऊपर है ना जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल दिए हैं, कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल दिए हैं, किसने दिए हैं? मेरी पार्कर फोलेट ने दिए हैं, अमेरिकन सोशलिस्ट हैं। उन्होंने कोऑर्डिनेशन के 4 प्रिंसिपल दिए हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे? CDE, ABCD तो आती है ना, और आगे आर, रिया से आप आर तो याद हो जाता है आज के टाइम के अंदर आप सबको ना। तो RCDE, आर बोले तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होने चाहिए। मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख, कद्दू को देख के रंग बदलता है ना, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख के रंग बदलता है। सिंपल सी बात है, आप जिसके साथ रहते हो वैसा का वैसा बन जाते हो। सामने वाला बंदा कोऑर्डिनेशन करने वाला है, आप कोऑर्डिनेशन करने वाले नहीं थे, हेल्प करने वाले नहीं थे, लेकिन जिसके साथ रहते हो वो हेल्प कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी हेल्प की भावना आ जाएगी। सी बोले तो कंटिन्यूएशन में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हेल्प कर दी कल नहीं करूंगा, कल मुंह सुजा के बैठ जाऊंगा। डी बोले तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ई बोले तो स्टार्टिंग के स्टेज से क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ताकि बाद में भी काम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम आपके लिए स्मूथली हो जाए। तो सर ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया अपना टॉपिक नंबर 2। ये हमने क्या पढ़ लिया? अपना टॉपिक नंबर 2, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पूरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने कवर अप कर लिए, बिल्कुल ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से आंखें बंद कीजिएगा, छोटा सा एक रिवीजन कर लीजिएगा, फिर हम करने वाले हैं आपके लिए टॉपिक नंबर 3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक अपने आप के अंदर इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3 का क्या नाम है? ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। अगर आप इस ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वाले को अगर आप अपने नोट्स वगैरह से पढ़ने जाते हो तो काफ़ी बोरिंग मारता है, लेकिन यहाँ पे बोरिंग नहीं मारेगा। क्यों सर? क्योंकि हम केवल और केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले आपको ये जो 4 टर्म्स हैं उसके अंदर वो ध्यान देनी जरूरी है कि यार पावर क्या होती है, ऑथोरिटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। पावर और ऑथोरिटी दोनों को समझिएगा। पावर का ब्रॉड स्कोप होता है और ऑथोरिटी का नैरो स्कोप होता है। कैसे सर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं गब्बर की, तो गब्बर के पास क्या थी? पावर थी। गब्बर के पास पावर थी, और क्या पावर थी कि भाई उसके पास कालिया था, है ना, सांबा था। तो वो क्या करते थे, वो जाते थे गांव और गांव को लूट कर लेके आ जाते थे। तो उनको ये पावर कैसे मिली? उसको ये पावर मिली थी कालिया के द्वारा, सांबा के द्वारा, ये उसको पावर मिली थी। बात करता हूं मैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में भी क्या है? पावर है। हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में भी क्या है? पावर है।
यह पावर उनको कैसे मिली है? यह पावर उनके पास कोई कालिया संभा तो है नहीं, उनको ये पावर कैसे मिली है? उनकी पोस्ट के कारण ये पावर मिली है, उनकी पद के कारण, उनकी पोजीशन के कारण उनको ये पावर मिली है। तो वो पावर जो कि पोजीशन के कारण होती है वो तो ऑथोरिटी हो जाती है। वो पावर जो कि बिना पोजीशन के कारण मिलती है, कालिया और सांबा के थ्रू मिलती है, वो केवल और केवल क्या हो जाती है? आपके लिए पावर हो जाती है। तो पावर क्या है? एक ब्रॉड स्कोप होती है जो कि विथ पोजीशन और विथआउट पोजीशन भी मिल सकती है। विथ पोजीशन जो पावर मिलती है उसको क्या कहते हैं? हम ऑथोरिटी कहते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी जितनी होनी चाहिए उतनी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, मतलब कि खुद के लिए मैं अपने पर्सनल, यार सिंपल सी बात है कि अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूं तो मेरी कुछ ऑथोरिटीज हैं, तो इंडिया सिटीजन होने के नाते मेरे खुद के लिए मेरी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि यार मैं अपने देश का सम्मान करूं, है ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, आपको दूसरों को आंसर देना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए होती है जबकि अकाउंटेबिलिटी होती है दूसरों के लिए। आई होप चारों वर्ड का जो मतलब है वो समझ में आया होगा। चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो दूसरे जो वर्ड हैं देखो बिल्कुल टेबल के अंदर बना दिया है, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। दूसरा जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, ये सेंट्रलाइजेशन है और ये डिसेंट्रलाइजेशन है ना, थोड़ा सा इसको सीख लीजिए। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी जो डिसीजन होते हैं ना वो केवल और केवल टॉप लेवल के द्वारा लिए जाते हैं। एक ही पर्सन सब डिसीजन लेगा, तो सिंपल सी बात है ये कहां पर काम आएगा? जो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहीं पे काम आ सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो पावर्स होती है ना उसका अलग अलग लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन काम आता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि मैं अपनी जो पावर होती है वो ट्रांसफर कर रहा हूं किसी दूसरे पर्सन को, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वन पर्सन ट्रांसफर हिज पावर टू अनदर पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैं अभी इस एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर काम कर रहा हूं। अब इस सेक्शन से मेरा क्या हो चुका है? ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे सेक्शन के अंदर। तो अब इस सेक्शन के तहत मेरे पास जो पावर्स थी मेरे को क्या करना पड़ेगा? उन पावर्स को क्या करना पड़ेगा? किसी को डेलीगेट करना पड़ेगा। तो मतलब कि एक पर्सन जब अपनी पावर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल मैं एक वीक के लिए ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तो एक वीक तक मेरा काम कौन संभालेगा? मैं अपनी अथॉरिटी किसी को देकर जाऊंगा, अपना चार्ज किसी को देकर जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो मेरे जाने के बाद में उस मेरी अनुपस्थिति के अंदर मेरे काम कर देगा। 1% ट्रांसफर इज पावर टू अनदर पर्सन। इसमें केवल मैं अथॉरिटी ट्रांसफर करता हूं, ऑब्लिगेशंस वगैरह में ट्रांसफर नहीं करता हूं। अब इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कह दो या स्पेन ऑफ कंट्रोल कह दो, एक ही बात है। सबसे पहले बात है कि किसने दिया? ये दिया था ग्रेकुनस ने। किसने दिया था? ग्रेकुनस ने इसने दिया था। सिंपल सा मतलब क्या होता है? एक सुपरवाइजर होता है वो कितने सबऑर्डिनेट पर कंट्रोल कर सकता है। एक जो सुपरवाइजर होता है वो अपने नीचे कितने पर्सन को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के ऊपर जो बंदे होते हैं आपने देखा होगा, जो टॉप लेवल के ऊपर जो आपके पीजीएम होते हैं, मतलब जो टॉप पोस्ट के ऊपर डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके अंडर में तो काफी कम बंदे होते हैं, लेकिन जो इनके अंडर में और ज्यादा बंदे होते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में वर्किंग यही होती है। यहाँ पर तो ऊपर वाले पर तो डिसीजन मेकिंग होती है। तो एक सुपरवाइजर कितने सबऑर्डिनेट पर कंट्रोल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। दिया किसने था? ग्रेकुनस ने दिया था। याद कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके अंडर में ज्यादा बंदे आ गए तो भी वो नहीं संभाल पा रहे हो, आप कम बंदे आ गए तो भी नहीं संभाल पा रहे हो। तो यार इतने कम बंदे दिए मेरे को अपने अंडर के अंदर कि पूरे काम का नाश हो गया। तो नाश से आपको याद आ जाएगा ग्रेकुनस, और ग्रेकुनस ने क्या दिया कि इतने कम बंदे दिए हैं मेरे को अपने एज सबऑर्डिनेट्स की पूरे काम का सत्यानाश हो गया। तो मतलब कि सबऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं, सबऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके, दैट इज कॉल्ड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। कम दिए तो नाश हो गया, जो याद आ जाएगा आपके नाश से। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। दूसरा मैं एक और तरीका बताऊं क्या? ये जो स्पेन है इसको आप उल्टा करो, NAP छोड़ दो S, है ना। तो ये NS भी यहां पर बन रहा है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, है ना। खूब तरीके हैं आपके पास।
काम इतने ज्यादा है, सबऑर्डिनेट्स इतने कम हैं, पूरे काम का सत्यानाश हो जाएगा। एग्जाम के अंदर क्या आएगा कि अपर लेवल के ऊपर तो बहुत कम लोग होते हैं सबऑर्डिनेट्स, और लोअर लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा वाइड है ना, ये वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट था, बहुत ज्यादा आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अब एग्जाम का अंदर फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने होते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है एन 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 ऊपर वाले सॉरी एन टू टू, 2 बार 2, ऊपर वाले पे n प्लस n प्लस 1। एक बार अपनी कॉपी के अंदर ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर में सबऑर्डिनेट्स है 5, तो 5 n 2 2 और यहाँ पर n किया 5 प्लस 5 प्लस 1। इसको सोल्व करोगे तो मतलब 2 कम 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 5 बार 2 2 लिखने तो ऊपर कितना जाएगा 32, नीचे कितना जाएगा 2, सोल्व करूंगा तो कितना जाएंगे 16 प्लस 5 माइनस 1, 4 इधर बचेंगे, 16 मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 प्लस का साइन है, 16 प्लस 4 जाएंगे 20, और बाहर ये है n तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 20 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से तो कितने रिलेशन हो जाएंगे मेरे 100 रिलेशन हो जाएंगे। तो पहले तो आप क्या करोगे फॉर्मूला लिखोगे 2 बार अपनी कॉपी के अंदर, और यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपके नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है 1 तो आपका नंबर ऑफ रिलेशन 1 रहेगा, 2 होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप आपके 2 रहेंगे, 3 होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप 18 रहेंगे, 4 होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप 44 रहेंगे, 5 होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप 100 हो जाएंगे, और 6 होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप 222 हो जाएंगे। ये डायरेक्ट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आपके एग्जाम में दिए हुए होते हैं और आपको नंबर ऑफ रिलेशनशिप निकालने होते हैं। आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप इसको याद भी कर सकते हो। जैसे कि हमने 5 का देखा था तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने हैं हमारे केस में 100। अब मैं इसका देखता हूं 2 का देखता हूं तो n क्या है 2, चलो 3 का देख लेते हैं ना। n क्या है आपके लिए 3, फिर ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यहां पर कितनी बार करना है इसको 3 बार, प्लस का साइन था 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा ना, 3 प्लस माइनस का साइन था 1, ठीक है। सोल्व करें इसको, 2 कम 2 2 दूनी 4, 4 कम 4 4 दूनी 8, ऊपर कितने आ जाएंगे 8, नीचे कितने आ जाएंगे 2, तो कितने बचेंगे ये 4 बचेंगे, प्लस 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ये 4 प्लस 2 6 बचे, इधर बाहर कितने हैं 3 6 3 18, आपके लिए कितने रिलेशन हो जाएंगे 18 रिलेशन हो जाएंगे। तो एक बार आप 1 2 3 4 5 6 का अपने आप से सोल्व कर लो, कभी भी लाइफ में फॉर्मूला भूलोगे भी नहीं, है ना। और ये जो पॉइंट है वो आपको और याद हो जाएंगे। तो देखो इतना बेकार सा टॉपिक था, लेकिन हमने उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना दिया, केवल और केवल वही चीजें पढ़ी जो कि हमारे एग्जाम के लिए काम में आने वाली थी। टॉपिक नंबर 4 आता है डिसीजन मेकिंग। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग जरूरी कब होती है। सिंपल सी बात है, आपके सामने खूब सारे ऑप्शन हैं, आपको उनमें से एक ऑप्शन को चुनना है, तभी तो जाकर आप डिसीजन लोगे। आपके सामने एक ही ऑप्शन है तो आप तो डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, है ना। मेरे पास मेरी 2 जगह जॉब लग गई थी, है ना, तब मेरे को चुनना था कि मैं कौन सी सरकारी जॉब को चुनूं, तो डिसीजन था। एक ही जगह जॉब लगी है तो आपको चुनने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो डिसीजन जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड डिसाइडर से आया है, जिसका मतलब कटिंग अवे या कटिंग ऑफ। आपके सामने जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से बाकी अल्टरनेटिव्स को छाड़ते रहना और लास्ट में एक अल्टरनेटिव्स के ऊपर पहुंचना। डिसीजन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रोग्राम्ड हो सकते हैं ऑपरेशन या डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन प्रोग्राम्ड स्ट्रेटेजिक जो होते हैं नॉन रूटीन होते हैं, नॉन रूटीन आपके लिए होते हैं। सिंपल सी बात है, जो रिपीटेटिव होते हैं वो आपके लोअर स्टाफ भी कर सकता है, जो नॉन रूटीन वाले होते हैं वो आपको हायर जो आपकी अथॉरिटीज होती है वो करेगी, है ना। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करने की काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं। सबसे पहला आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दिया था, ओसबोर्न ने दिया था। कैसे याद रखोगे, फोटो पहले बता देता हूँ, फोटो को जरूर से दिमाग में रखिएगा। ये आपका क्या है, ब्रेन है, जो कि क्या करता है, आइडियाज को क्या करता है, बॉर्न करता है। तो ब्रेन क्या करता है, आइडियाज को बॉर्न करता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दिया था, बॉर्न ने, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दिया था आपके लिए,
बोर्न ने दिया था। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या कहता है, ये कहता है कि ये क्वांटिटी ऑफ आइडियाज के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। ये कहता है जितने नंबर ऑफ आइडियाज लेकर आ सकते हो उतने ज़्यादा आइडियाज लेकर आओ। सभी एम्प्लॉयज को कहते हैं कि सब अपने अपने आइडियाज दो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आइडियाज दे सकते हो दो। कोई भी किसी के आइडिया के ऊपर हंसेगा नहीं, कोई भी किसी के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, है ना। आपके मन में जो भी है वो सब आप हमको दे दीजिए। ये क्वांटिटी पर जोर देता है, कोई भी आइडिया इसके अंदर क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। तो आइडिया ब्रेन में बोर्न होते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेटिक्स। सिनेटिक्स किसने दिया? सिनेटिक्स किसने दिया था? गॉर्डन ने दिया था। तो सिनेटिक्स किसने दिया था? गॉर्डन ने दिया था। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती है जो कि क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है ना उसको प्रमोट करती है। यानी कि देखो सिनेटिक्स के अंदर क्या होता है बताता हूँ मैं, मतलब कि यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, सभी पर्सन्स को अलग अलग बिठा दिया जाता है और सभी पर्सन को कहते हैं कि आप अपने अपने यूनिक आइडियाज दोगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो कह दूँ आप उसको मान लो, एक पर्सन जो आइडिया देगा वो दूसरा पर्सन वो आइडिया नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड सिनेटिक्स, है ना। डेल्फी टेक्निक्स के अंदर क्या करते हैं हम, ऑल कम्युनिकेशन ना करके रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। अब नॉन क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के डिसीजन होते हैं। नॉन क्वांटिटेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंस्टीट्यूशंस, आपका अंतर्ज्ञान, फैक्ट्स, एक्सपीरियंस और कंसिडरेशन ओपिनियन। और क्वांटिटेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं? ऑपरेशनल रिसर्च, डिसीजन ट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी और वेटिंग लाइन थ्योरी और PMI टेक्निक्स। इसको बिल्कुल सिंपली आपको याद ही रखना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपको। नेक्स्ट आपके लिए आता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टॉपिक नंबर 5। और अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी हार्ड टॉपिक, इंटरेस्टिंग कैसे बना देंगे वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती है। हेनरी मिन्सबर्ग ने दिए थे ये। पहला आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सबसे अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही होता है। यहाँ पर लाइन का मतलब होता है टॉप लेवल, मतलब कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। लाइन एंड स्टाफ के अंदर सबसे डेमोक्रेटिक होता है। स्टाफ का मतलब होता है एक्सपर्ट के ओपिनियन। डिसीजन तो ऑलरेडी जो अपर लोग होंगे वही लेंगे, लेकिन यस वो अपने एक्सपर्ट की क्या कर लेंगे, एडवाइस ले लेंगे। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जो यूनिटी ऑफ कमांड थी, याद है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, एक पर्सन को एक ही से डायरेक्शन मिलेगी, वो यहाँ पर वोलेट होती है। यहाँ पर ये उन ऑर्गेनाइजिंग के लिए सुटेबल होते हैं जिनके अंदर काफी सारे स्मॉलर छोटे छोटे से प्रोजेक्ट है और काफी लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर ये आपके लिए यूजफुल होती है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 यहीं पर कंप्लीट होगा। टॉपिक नंबर 6 क्या है? कम्युनिकेशन। पहले आप जो 5 टॉपिक पढ़ाए थे ना, एक बार सिंपल सी एक बार आंखें बंद करके पांचों के पांचों टॉपिक्स का रिवीजन कर लीजिएगा, फिर हम आएंगे आपके लिए टॉपिक नंबर 6 के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6। 10 टॉपिक टोटल करने वाले हैं। टॉपिक 5 टॉपिक तक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये हमारी जो रामबाण है बिजनेस मैनेजमेंट की वो पसंद आ रही होगी और अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दिया होगा, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही रामबाण आपके लिए और बना सके। हालांकि हमने रामबाण ऑफ इकोनॉमिक्स बना रखी है ना, रामबाण ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड बना रखी है, तो काफ़ी सारी रामबाण हमने बना रखी है ऑलरेडी और बाकी वाली भी रामबाण बनाएंगे। जब आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह करोगे। तो देखिएगा टॉपिक नंबर 6 है आपका कम्युनिकेशन। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, लेकिन यस हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो उनके एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? कम्युनिकेशन जो वर्ड आया है लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने जो आइडियाज़ हैं उनको किसी के साथ शेयर करना। कम्युनिकेशन तो कंप्लीट माना जाता है कि जैसा मैं किसी चीज़ को समझ पा रहा हूँ, अगर मैं वैसा के वैसा आपको वो चीज़ समझा पा रहा हूँ तो माना जाएगा कि यार कम्युनिकेशन कंप्लीट है, अदरवाइज तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर ही है कम्युनिकेशन की प्रोसेस। सबसे पहले सेंडर होता है, सेंडर अपने मैसेज को इनकोड करता है और मैसेज को भेजता है। मैसेज को भेजने के लिए वो किसी चैनल का यूज करता है। फिर डिकोड आता है और उसके बाद में रिसीवर आता है।
और उसके बाद में सब जगह पर उसके बाद में फीडबैक दिया जाता है रिसीवर के द्वारा और सब जगह पर नॉइज़ विद्यमान होती है। तो इसके प्रोसेस को जानने के लिए हम एक छोटा सा, क्योंकि इसका प्रोसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा याद करेंगे कि लाइफ टाइम तक भूलेंगे नहीं। सबसे पहले सेंडर है, ये क्यूट सा बच्चा, ये कहता है कितने दिन मैं चुपचाप रहा, अब नहीं मुझको सहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। तो ये सेंडर है जो कुछ कहना चाहता है, इसके दिमाग में कुछ विचारों की उत्पत्ति हो रही है, वो अपने विचारों को सामने वाली पार्टी को बताना चाह रहा है। अब वो कहता है इनकोड करो, अब उसको कहना क्या है, उसको कहना तो है आई लव यू, अब वो कहे कैसे। तो जिस तरह से वो अपने मैसेज को बनाता है, अपने विचारों को शब्दों के अंदर, अपने विचारों को नंबर्स के अंदर, अपने विचारों को चिन्हों में वो क्या कहते हैं कन्वर्ट करता है, उसको बोला जाता है इनकोड करना। ये इनकोडिंग काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि यार किससे रिलेटेड होता है, इनकोडिंग रिलेटेड होता है सेंडर से। अब ये इसको 143 कह सकता है, ऐसा लिख सकता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, या फिर एक कुछ अच्छी सी शायरी, इसको आप मेरे पर्सनल पे मत लेके चले जाना, कॉपी पेस्ट कर रखी है, आपको जब टाइम मिले अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो वो ऐसे करके क्या करना चाहता है, अपने जो विचार हैं उनको कन्वर्ट करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड इनकोड। फिर वो मैसेज लिखता है यस, अब मैं क्योंकि सामने वाली पार्टी काफ़ी पढ़ी लिखी है तो मैं 143 लिखकर इसको भेजूंगा, सामने वाली पार्टी बहुत पढ़ी लिखी हुई है। तो उसके बाद में वो क्या करता है, मैसेज बना लेता है। मैसेज बनाने के बाद में वो किसी मीडियम का यूज़ करता है। मीडियम का मतलब वो मैसेज सामने वाली पार्टी को भेजेगा कैसे, वो मीडियम के रूप में टेलीफोन का यूज कर सकता है, मोबाइल का यूज कर सकता है, वो मेल का यूज कर सकता है, वो लेटर का यूज कर सकता है ना, प्रेम पत्र भेज सकता है मीडियम। उसके बाद में जब इसको मैसेज मिलेगा तो वो क्या करेगा, इस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड कैसे करेगा, 143 अच्छा 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 8 होता है, वाओ मैं कितनी समझदार हूँ। तो जब जो मैसेज होता है सेंडर का, जो रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद में जिस तरह से समझता है, दैट इज कॉल्ड द डिकोडिंग। और उसके बाद में रिसीवर क्या करता है, अपना फीडबैक दे देता है, यस तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा, 143 होता है 8। और नॉइस तो सब जगह पर विद्यमान होती है, चाहे स्टार्ट से कर एंड फेज तक सब जगह पर नॉइस विद्यमान रहेगी। हो सकता है कि आपने उसको प्रेम पत्र भेजा, लेकिन बीच के अंदर जो पोस्ट ऑफिस सर्विसेज थी वो बंद हो गई है ना, तो नॉइस तो सब जगह पर विद्यमान रहेगी। अब आता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब देखो ग्रेपवाइन सिंपल सी बात है, बहुत बार आता है फॉर्मल है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ग्रेपवाइन जो होता है वो एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब ग्रेपवाइन जो होता है, अब देखो ये जो पॉइंट है ये आपको, हालांकि देखो कम्युनिकेशन बहुत इजी सा है, ये पॉइंट जो है वो आपको ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ये आप एग्जाम के अंदर अधिकतर बार भूल जाते हो। कहता है जो ग्रेपवाइन होता है ना, वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेंजेस, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, शेकिंग इकोनॉमिक कंडीशन के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी से क्या होता है, फैलता है ना। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर कोई सी भी चीज़ का अगर आपको किसी चीज़ की एक्साइटमेंट है ना, किसी चीज़ को लेकर आपको एक्साइटमेंट है, तो उस समय आपका जो ग्रेपवाइन जो कम्युनिकेशन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलेगा। आपको किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी है तो ज़्यादा जल्दी से आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन फैलेगा। ग्रेपवाइन इज वैल्यूएबल एज ए बैरोमीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ग्रेपवाइन से क्या होता है, आपको पब्लिक ओपिनियन मिल जाती है। ऐसा किसने कहा था, साइमन ने कहा था। किथ डेविस ने कम्युनिकेशन के 3 बैरियर बताए हैं, फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर और लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बोले तो भाषाई बाधाएं, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब 7C ऑफ कम्युनिकेशन, यार हम सर 7C बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। देखो सर, कभी भी कोई भी ऐसी चीज जो आप भूलने वाली होती है ना, उसका आप MCQ है, 1-2 MCQ कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगी, चीज आपको याद हो जाएगी, है ना। ऐसे जो 7C वगैरह वाले में 1-2 MCQ कर लो, ऑटोमेटिक वो चीज याद हो जाती है। सर MCQ करवाओगे क्या, यस। इसके बाद में 200+ MCQ हम लाइव यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये इसका टाइमिंग क्या रहेगा, जरूर से आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली टाइमिंग वगैरह बता दूंगा कि किस टाइम पर ये लाइव क्लासेस होने वाली है।
और लाइव के बाद में क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं रहेगी, ये हमारी जो ऑनलाइन ऐप है वहाँ पर ये क्लासेज अवेलेबल रहेगी, तो आप लाइव को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? देखो, कंप्लीटनेस, कि आपका मैसेज जो भेज रहे हो यार वो कंप्लीट तो होना चाहिए। अब कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि आपने 4-5 पन्नों में भेज दिया, कंप्लीट भी होना चाहिए और कंसाइज भी होना चाहिए। देखो ये तो सर वही बात हो गई सर, है ना, मतलब कि लड़का है वो स्वीट भी होना चाहिए, लड़के की नौकरी भी होनी चाहिए, लड़के की हाइट भी होनी चाहिए, लड़के के अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं होनी चाहिए, है ना, तो वैसी हो गई। मतलब कंप्लीट भी होना चाहिए, सब बातें भी बता दो, कंसाइज भी, और छोटा सा हो, है ना, ज्यादा बड़ा ना हो। अब सिंपल सी बात है, कंसाइज होगा तो आप जो बात कहना चाहते हो वो बात उसमें कंसिडर होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंक्रीटनेस आनी चाहिए, कर्टसी, शिष्टाचार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपमान वाली भाषा है, ओए तू, ओए उद्धव ठाकरे, है ना, ओए संजय राउत, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा आप यार इतने बड़े नेशनल टीवी चैनल के ऊपर थोड़ी सी कर्टेसी आपको दिखानी चाहिए इन कम्युनिकेशन, और करेक्टनेस होनी चाहिए, है ना। तो ये 7C है। अब देखो इसका एक फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। इज नॉट द 7C ऑफ कम्युनिकेशन, कंसाइज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये 7C ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया हमको। हाँ, तो आई होप अब तक के, देखो कभी भी कोई सा भी आपका अभी पूरा हो रहा है ना, वहीं पर आप थोड़ी देर वीडियो को रोकिए, फटाफट से दिमाग के अंदर मनन कीजिए 6 के 6 टॉपिक्स का। मैं कहता हूं कि अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 6 टॉपिक का करोगे आप रिवीजन, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि सब चीजें रटा दी है ना, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा और आपको पूरा टॉपिक 6 टॉपिक तक आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 7वां टॉपिक मोटिवेशन करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक नंबर 7 के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर। एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर अप कर रहे हैं। आई होप आप हमारे साथ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखोगे और आपका जो भी पूरा जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसको आप कवर अप कर लोगे। अब देखो, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी पर्सन को मोटिवेट करते हो ताकि वो अपने आप से ही काम करने लग जाए। लाइक मैं आपको इस तरह से मोटिवेट करता हूँ कि आप अपने आप से ही पढ़ने लग जाओ, आपको कोई कहे नहीं कि यार तू पढ़ाई कर, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। बचपन के अंदर तो मम्मी कहती थी कि यार तेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, होमवर्क कर। बाद में जब हम कंपटीशन देने लग गए तो हमको खुद को ही लाइफ ने ही मोटिवेट कर दिया कि हम अपने आप से ही पढ़ने लग गए। तो मोटिवेशन एक मोटिवे वर्ड से आया हुआ है। मोटिवे का मतलब होता है अर्ज टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा शक्ति। अब मोटिवेशन की खूब सारी थ्योरीज हैं, उनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। सबसे पहले आता है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि यार किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना है तो आप उसकी नीड को पूरा करो। जब तक आप उसकी नीड को फुलफिल नहीं करोगे तब तक वो पर्सन काम करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होगा। ये साइकोलॉजिस्ट थे जो कि किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी को देखते हैं कि क्या सोचता है वो बंदा। तो ये कहता है कोई भी पर्सन तभी जाके मोटिवेट होता है जब उसकी कोई नीड होती है और उस मोटिवेशन से उसकी वो नीड फुलफिल होगी। ये कहते हैं कि ये नीड इस तरह से जाती है, अगर एक बार कोई पर्सन की ये नीड पूरी हो जाती है तो वो अगली नीड के ऊपर अगली नीड से मोटिवेट होगा, फिर वो उसकी अगली नीड से मोटिवेट होगा, फिर उसको अगली नीड से मोटिवेट होगा। मास्लो ने टोटल मिला के 5 ऐसी नीड्स बताई है। सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर उसको क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए एकदम स्वच्छ हवा, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, है ना, तो वो सब इसको चाहिए ना, रहने के लिए उसको जगह चाहिए होती है ना। जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है देन ही नीड्स सेफ्टी नीड्स, मतलब कि वो चाहता है कि उसकी जो जॉब है वो पक्की हो जाए, उसकी जो इनकम के जो रिसोर्सेज हैं वो पक्के हो जाए। जब आपकी खाने पीने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी जॉब भी पक्की हो जाती है। सिंपल सी बात है यार, जब आप स्टूडेंट होते हो, हम भी जब स्टूडेंट होते हैं तो जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो हमारी क्या नीड होती है? हमारी क्या नीड होती है कि हमको अच्छे से खाना मिल जाए,
रहने के लिए अच्छी सी जगह मिल जाए, है ना, और उसके बाद में थोड़े से टाइम बाद में वहाँ पे मेहनत करने के बाद में हमको लगता है कि यार हमारी जॉब लग जाए। जॉब लगने के बाद में होती है सेफ्टी नीड्स, है ना। जैसी जॉब लग जाती है, जैसी जॉब लग जाती है तब हम कहते हैं कि यार हमारी शादी वादी हो जाए, है ना, तो हमारी लव और बिलोंगिंगनेस नीड आ जाती है। जब शादी वगैरह आ जाती है तो हम क्या चाहते हैं, हम अपनी रेस्पेक्ट चाहते हैं लोगों से, क्या लोग, क्योंकि अब मैंने लाइफ के अंदर इतना कुछ अचीव कर लिया तो लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, तो एस्टीम नीड होती है। उसके बाद में जब सब कुछ आ जाता है तो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। तो इस तरह से ये 5 नीड्स इसके ऊपर नीचे से ऊपर तक बढ़ती रहती है। याद कैसे करेंगे, आदि मानव काल में, है ना, ये देखो आदि मानव काल में क्या लोग थे, मांस की नीड होती थी, क्योंकि खाना वाना तो होता नहीं था, तो ये क्या खाते थे, मांस खाते थे। तो मांस लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। इस तरह से आप इसको याद कर लोगे। हर्ज़बर्ग का तो क्या कहना, हर्ज़बर्ग के अंदर अगर मजा आ जाए ना आपको, तो क्या कहा है, जितनी बार मजा आए उतनी बार आपको क्या करना है, एक मित्र के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है। हर्ज़बर्ग मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी। देखो सिंपल सी बात में ये तो कह नहीं रहा कि आप अपने अनलिमिटेड फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ जितना बार अच्छा लगे कि हाँ भाई ऐसा नहीं देखा हमने वीडियो ना, इस तरीके से भी इस टॉपिक को याद किया जा सकता है। जब आपको ऐसा लगे तब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। बस इतनी सी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, बस जो मेहनत की है आपके लिए उस मेहनत का थोड़ा सा फल चाहते हैं। हर्ज़बर्ग मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी। देखो इसमें क्या है, एक तो हज है और एक बर्ग है। ये क्या है, हज, ये क्या है, हज है। ये क्या है, हज की यात्रा करते हैं ना, तो हज की यात्रा करने के लिए हज की यात्रा करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन किस चीज़ का है कि हमको लाइफ के अंदर अच्छा करना है, किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं करना है। तो हज की यात्रा करने से एक पर्सन अपनी लाइफ के अंदर मोटिवेट होता है कि उसको लाइफ के अंदर अच्छे काम करने हैं। तो हज से आ गया मोटिवेशन, और बर्गर से आता है बर्गर। आज के समय के अंदर जो बर्गर होता है वो किस तरह का रहना चाहिए, बर्गर रहना चाहिए हाइजीन वाला होना चाहिए। तो 2 वर्ड आ गए, एक तो आ गया हज और एक आ गया बर्ग। हज किससे रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है। बर्ग किससे रिलेटेड है, हाइजीन से। तो यहां पर हर्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है। 2 फैक्टर कौन कौन से, मोटिवेशन फैक्टर है और एक मोटिवेशन फैक्टर है और एक है हाइजीन फैक्टर, ठीक है ना। अब हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर वो होते हैं कि यार वो फैक्टर जिससे कि कर्मचारी को कोई मोटिवेशन तो नहीं मिलता अगर वो रहते हैं तो, लेकिन अगर वो नहीं रहे तो डिमोटिवेट जरूर हो जाएगा। जैसे कि आज के समय में तो इसको आप बहुत आसानी समझ सकते हो। कोविड काल के अंदर अगर कहीं पर भी आप किसी दुकान पे गए, वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं है, सैनिटाइजर वहां पे नहीं रखा हुआ है, तो अगर सपोज करो कि सैनिटाइजर रखा हुआ है आज के टाइम के अंदर, तो ऐसे थोड़ी अरे वाह क्या दुकान है, सैनिटाइजर रख रखा है इन्होंने, वाह मैं तो यहीं से अब 10-15 लाख रुपए की खरीदारी कर लूंगी। ऐसा नहीं होगा। अगर सैनिटाइज पड़ा नहीं रहेगा तो आप डर जाओगे, नहीं भाई इस दुकान के अंदर नहीं जाना है, यहाँ पर खतरा है। तो हाइजीन क्या होता है, हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं, अगर वो नहीं रहा दुकान में तो डिमोटिवेट जरूर हो जाओगे आप, लेकिन अगर वो रहा तो आप उससे कोई एक्स्ट्रा मोटिवेट नहीं हो जाओगे कि यार इसके पास है ना सैनिटाइजर पड़ा हुआ है तो मैं से 10-15 लाख की एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लूंगी, है ना। तो हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर पहले तो कितने होते हैं, 10 होते हैं ना। तो हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं, वो फैक्टर जो कि अगर रहे तो आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं रहे तो आप डिमोटिवेट जरूर हो जाओगे। हाइजीन फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, कंपनी की पॉलिसीज, टेक्निकल सुपरविजन, इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप किसके साथ, सुपरवाइजर के साथ, आपके साथ वालों के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, सैलरी। मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे को सैलरी मिल रही है, तो क्या मैं इससे मोटिवेट हो जाऊंगा, वाह वाह देखो मेरे को सैलरी मिल रही है, नहीं। सैलरी नहीं मिली तो मैं डिमोटिवेट जरूर हो जाऊंगा। जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन और स्टेटस, ये अगर चीजें रहती है तो आदमी मोटिवेट नहीं होता है। वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो यस गुड, मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूं, लेकिन एक्स्ट्रा मोटिवेट नहीं हो रहा। लेकिन वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, छत कभी भी गिर सकती है, तो मैं डिमोटिवेट जरूर हो जाऊंगा। मोटिवेशनल फैक्टर वो होते हैं जिनके नहीं रहने से एम्प्लॉय डिमोटिवेट तो नहीं होंगे, लेकिन अगर रहे ना तो आप आदमी जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट जरूर हो जाएंगे। 6 फैक्टर्स है, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन, अच्छा काम करते हो आपको रिकॉग्निशन मिलती है ना। अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलती तो भी आप काम करते जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना यार मैंने इतना काम किया डिमोटिवेट, मेरे को तो रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही है, सैलरी तो मिल रही है ना, लेकिन अगर आपको रिकॉग्निशन देने लग जाए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देने लग जाए, तो आप क्या करोगे, उससे मोटिवेट जरूर हो जाओगे, है ना।
तो मास्लो की अब नेक्स्ट आता है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो थी, जिसमें साइकोलॉजिकल, सिक्योरिटी और सोशल ये तीनों आती है आपके हाइजीन फैक्टर के अंदर, जबकि एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर। ऐसी लाइनें आपको याद रखनी, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछता है। अब आता है ERG, नाम बहुत ज्यादा पूछेगा एग्जाम के अंदर। ERG थ्योरी कैसे याद रखोगे? देखो बिल्कुल मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। ERG थ्योरी कैसे याद रखोगे? पहले ऐसे देखो, जैसे DR होता है डॉक्टर का, CS होता है कंपनी सेक्रेटरी का, CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसी तरह से ER किसका होता है? इंजीनियर का। तो इंजीनियर जी क्या है? डफर है सर, है ना। इंजीनियर जी डफर होते हैं, बस याद करने के लिए बता रहा हूं मैं ना। इंजीनियर जी क्या है? डफर है। ERG इंजीनियर जी क्या है? डफर है। तो ERG थ्योरी किसने दी थी? एल डफर ने दी थी। अगेन इसमें कितने होते हैं? एग्जिस्टेंस होता है, रिलेशनशिप होती है और ग्रोथ होती है। एग्जिस्टेंस स्टार्टिंग की जो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी होती है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आती है, रिलेटेडनेस के अंदर सोशल प्लस हाफ सेल्फ स्टीम आती है, ग्रोथ के अंदर हाफ सेल्फ स्टीम प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। VI थ्योरी, VIE ऐसे लिखा हुआ ना, VI और E, तो तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मोटिवेशन बराबर क्या होता है? V मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई E। V बोले तो वैलेंस, I बोले तो इंस्ट्रूमेंटली, X बोले तो एक्सपेक्टेंसी। ये किसने दी थी? V से वेक्टर रूम ने दी थी। X और Y थ्योरी किसने दी थी? ग्रेगर। देखो ये ग्रेगर है ना, ये ऐसा लग रहा है गर्जा, मतलब ग्रेजर है ना, ये ग्रेजर है, ये ग्रेजर बोलो तो गर्जा है ना। ग्रेजर ग्रेजर गर्जर गर्जर गर्जा गर्जा गर्जा, मतलब गर्जा करवानी पड़ती है काम करवाने के लिए, है ना। तो ये एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी थी? ग्रेगर ने दी थी। पहले एक्स ही दी थी, बाद में वाई थ्योरी उन्होंने और दे दी, है ना। अब ये कहता है, ये ह्यूमन बिहेवियर के नेचर के बारे में बताता है कि दो तरह के एम्प्लॉई है। एक एक्स जो हर काम के लिए क्या करता है? मना करता है, मैं नहीं करूंगा, है ना, ये काम मैं नहीं करूंगा, है ना। कुछ भी उसको कहो, ये एक्स सब कामों के लिए मना कर देते, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। जैसे कि सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं हम भी, तो हमने भी देखे दो तरह के एम्प्लॉय होते, कुछ भी बोलो ये मुझसे नहीं होता, एक्सेल चलाना ये मुझको नहीं आएगा, ये कर दे ये मेरे को नहीं आएगा, सब कामों के लिए मना करते हो। एक वाई बोले तो यस, जो सब कामों के लिए हाँ बढ़ते हैं, हाँ ये मैं कर दूंगा, ये अच्छा ये भी मैं कर दूंगा। नेक्स्ट आती है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड किसने दी थी? विलियम आउची ने दी थी। ये अमेरिकन और जापानीज का कंसेप्ट था। इन्होंने कहा कि यार, इन्होंने क्या किया, जापान को देखा और कहा कि जापान के अंदर जो काम किस तरह से होता है, वहां पर ट्रस्ट है, रिलेशनशिप अच्छे हैं, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है सब कामों के अंदर, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, टीम वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन है ह्यूमन बींग्स के अंदर, है ना। तो ये सब चीजें अमेरिका वालों को भी अपनानी चाहिए। मैकलेलैंड की 3 नीड थ्योरी के अंदर 3 नीड कौन सी है? पावर रहती है, पावर के लिए काम करता है, एफिलिएशन का काम लिए करता है और अचीवमेंट्स के लिए वो काम करता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक लीडरशिप। अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर जी, बहुत अच्छा टॉपिक है, याद करना। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? मैं किसी पर्सन को अगेन मोटिवेट कर रहा हूं ताकि वो राजी खुशी अपने लिए काम कर ले। अब 4 टॉपिक में स्टार्टिंग बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या होता है? जो ट्रांसफॉर्म करता है। पहले तो दिया किसने? अब देखो ट्रांसफॉर्मर, ये क्या हो रहा है? ये ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है? ये ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ट्रांसफॉर्म बर्न हो रहा है, जल रहा है। तो ट्रांसफॉर्म बर्न हो गया, अब नया ट्रांसफर आए, नया ट्रांसफॉर्मर लगेगा। तो अब बस इससे से समझ लो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होते हैं। पहले तो दिया किसने था? बर्न ने दिया था। ट्रांसफॉर्मर बर्न हो गया तो नया आएगा। तो यहाँ पर क्या करता है? नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करता है, नए नए तरीके ढूंढता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, है ना, उनको इंस्पायर करता है कि वो खुद से ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेट हो। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर किसने दिया था? बर्न्स ने दिया था। ट्रांजैक्शन किसके साथ करते हैं? हम ट्रांजैक्शन करते हैं आदमी के साथ। किसके साथ करते हैं? आदमी के साथ। और ट्रांजैक्शन के आदमी के साथ कभी कभार करते हैं, रूटीन के साथ करते हैं, रूटीन के अंदर करते हैं। तो ट्रांजैक्शन के अंदर कोई नए तौर तरीके नहीं अपनाता, जो अपनाए हुए है ना बस उन्हीं को कर लेता है। तो ट्रांसफॉर्म जिसमें नए तरीके अपनाए जाते हैं वो टॉप लेवल के लिए होता है। ट्रांजैक्शन जिसमें नए तरीके नहीं अपनाता है वो लोअर लेवल के लिए होता है। हम रूटीन में, ये रूटीन है, हम रूटीन में ट्रांजैक्शन किसके साथ करते हैं? आदमी के साथ। तो ट्रांजैक्शन जो है बिहेवियर है वो किसने दिया था? ट्रांजैक्शन बिहेवियर दिया था आपके लिए एडम्स ने। देखो कैसे याद हो रहे हैं, बिल्कुल आपको जब भी, बस एक बात याद रखना, जब भी आपको अच्छा लगे कि यार बहुत यूनिक तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, एक फ्रेंड को, बस एक फ्रेंड को तब शेयर कर देना, और कुछ भी नहीं डिमांड है मेरी आपसे, है ना।
और यहाँ पर ये क्या करता है, यह वही जो रूटीन लेवल की एक्टिविटीज देता है, रूटीन लेवल से कोई नया टास्क नहीं करता उनके लिए, है ना। नेक्स्ट आता है, दो तरह की अप्रोचेस पढ़ेंगे, बिहेवियरल अप्रोच पढ़ेंगे और टास्क अप्रोच पढ़ेंगे। बिहेवियरल अप्रोच के अंदर टोटल मिला के 6 अप्रोचेस को हम पढ़ने वाले हैं, 6 लीडरशिप थ्योरीज को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है बिहेवियर के अंदर पावर ओरिएंटेशन। पावर के अंदर कहता है कि एक लीडर अपनी पावर का 3 तरह से यूज कर सकता है, ऑटोक्रेटिक तरीके से, पार्टिसिपेटिव तरीके से और फ्री रेंज में। ऑटोक्रेटिक के अंदर इसको किस नाम लेना था, ऑथोराइजेशन, डायरेक्टिव और मोनो बोलो तो अकेला, है ना। इसको डेमोक्रेटिक, आइडियोग्राफिक और कंसल्टेटिव मतलब कंसल्ट रहता है। ऑटोक्रेटिक के अंदर सब डिसीजन लीडर खुद लेता है, यहां पर भी पार्टिसिपेटिव के अंदर डिसीजन खुद लेता है, लेकिन एक बार जनता से पूछ लेता है। जो अपने अनुयायी होते हैं उनके विचारों को क्या करता है, ख्याल रहता है। फ्री रेंज के अंदर तो छोड़ दिया, अनुयायी सब डिसीजन लेते हैं, इसको लेजी फेयर भी कहा जाता है। लीडरशिप एज ए कंटेनम। अब देखो लीडरशिप एज ए कंटेनम का मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस के साथ आपको लीडरशिप करवाएंगे। सबसे पहले तो जैसे कि आप नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, कुछ काम आपको नहीं आता था, हम जब नए गए थे हमको कुछ भी काम नहीं आता था, तो हमारे ऊपर किस तरह की लीडरशिप कही गई, ऑटोक्रेटिक, है ना। सब चीजों के अंदर डिसीजन खुद लेते थे, वो कहते थे बस ऐसा करते हैं, मेरे को तो बस ऐसा करना था। वो कहते थे एक्स दबा देते थे, वाई दबा दे, जेड दबा देते। फिर वो धीरे धीरे मेरे से काम करवाते गए, फिर मेरा पार्टिसिपेशन लेते गए कि अब बता तेरे को अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गई तो तू क्या करेगा। मैं बताता था, लेकिन वो डिसीजन अपने आप से लेते थे। और लास्ट के अंदर उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, जब कुछ सब कुछ सिखा दिया तो लेजी फेयर कर दिया कि तू अपने तरफ से डिसीजन ले, जो तेरे को अच्छा लगे वो कर। कंटेनम मतलब कि पहले मैं ऑटोक्रेटिक होऊंगा, पहले मैं आपके ऑटोक्रेटिक होऊंगा, फिर पार्टी डेमोक्रेटिक होऊंगा और फिर लेजी फेयर होऊंगा। अब याद कैसे करेंगे, कंटेनम थ्योरी किसने दी, बहुत अगेन देखो एक बार और शेयर करना पड़ेगा। देखो बाबू भैया आ गए, बाबू भैया को क्या हेरा फेरी के अंदर कंटिन्यू रन करवाया, कंटिन्यू रन किया। अरे बाबा सच में बाम चाहिए, तो एक सच आएगा और एक बाम आएगा, तो ये दिया था सच में डीट और टेननबाम ने। तो बाम और सच में बाम चाहिए, तो टेननबाम और सच में डीट ने इसको दिया था। इसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल, उसके बाद में फ्री लेजर हम अपनाते हैं। लिकर्ट मैनेजमेंट स्टाइल किसने दिया था, रेंसिस लिकर्ट ने दिया था। इन्होंने कहा कि 4 तरह से मैनेजमेंट होता है। एक्सप्लोरेटिव के अंदर हम कहते हैं सबऑर्डिनेट के ऊपर किसी तरह का विश्वास नहीं करेंगे। बेनेवोलेंट के अंदर कॉन्फिडेंस तो करेंगे, लेकिन उतना ही करेंगे जितना एक नौकर के ऊपर कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिव के अंदर उनके इंटरेस्ट वगैरह को ध्यान में रखें। और डेमोक्रेटिक के अंदर कह देंगे कि आप अपनी तरफ से काम करो, आप अपनी तरफ से फील फ्री करके आप अपने डिसीजन ले लो। मैनेजमेंट ग्रिड बहुत ही अच्छा है। एक मैनेजर है जो थोड़ा ब्लैक है, काला है और मोटा है ना। तो ब्लैक और मोटोन ने इसको दिया था, अब यहां पर जो पहला देखो, पहले काम आता है, रिलेशन आता है ऑर्गेनाइजेशन में, पहले काम आता है। तो ये जो भी नंबर दिए है ना, पहला नंबर तो है काम का और दूसरा नंबर है रिलेशन का। 19 का मतलब क्या है कि यार ये जो पर्सन है वो काम पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन रिलेशंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो काम पे तो ध्यान नहीं देगा लेकिन रिलेशंस बहुत अच्छे बनाकर रखेगा, तो वो लोगों के साथ क्या करेगा, क्लब पे जाके पार्टियां करेगा। हाई कंसर्न ऑन पीपल एंड लो कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन। 1 जो ना काम पे ध्यान दे रहा है ना लोगों के साथ लोगों पे ध्यान दे रहा है। तो इम्प्रोवाइज, जिसको कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, ना तो ये लोगों पे ध्यान दे रहा है ना वो काम पे ध्यान दे रहा है। 9 यानी कि ये तो काम पे भी ध्यान दे रहा है और लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस भी बना रहा है। टीम बेस्ड 9 काम पे तो ज्यादा ध्यान दे रहा है लेकिन रिलेशन नहीं बना पा रहा। तो टास्क बेस्ड दोनों पे बराबर ध्यान दे रहा है, तो मिडिल रोड। तो पहला जो नंबर होगा वो टास्क का होगा और सेकंड नंबर जो होगा वो रिलेशन का होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ये ब्लैक और मोटर का मैंने यहाँ पर एक और आपके साथ एक और यहाँ इस चित्र से बता दिया, इस डायग्राम से आप समझ लीजिएगा। मोटा सा ब्लैक सा मैनेजर बहुत ग्रीडी है, तो मैनेजमेंट ग्रीड किसने दिया था, मोटा और ब्लैक, है ना, मोटोन और ब्लैक ने। ट्री डायमेंशन किसने दिया था, रेडिन ने दिया था। अब बात करते हैं सिचुएशनल अप्रोच के अंदर आता है पहला फिडलर कंटीन्यूएंसी मॉडल। फिडलर कंटीन्यूएंसी मॉडल कहता है कि एक लीडर या तो टास्क ओरिएंटेड हो सकता है या फिर रिलेशन ओरिएंटेड हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक लीस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल अपनाएंगे। हम उसके सबऑर्डिनेट से पूछेंगे कैसा है, और कोई बहुत बढ़िया, तो मतलब सभी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, तो मतलब चापलूसी हो रही है, तो मतलब वो रिलेशंस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, टास्क पे ध्यान
नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसके अंदर ये टास्क ओरिएंटेड और या हो सकता है रिलेशन ओरिएंटेड हो सकता है, एक टर्म में दोनों नहीं हो सकता है। और इसके लिए हम LPC लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल का यूज हम करते हैं। कुछ थ्योरीज है, इनके नाम एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं सर, है ना। ट्रेड थ्योरी किसने दी थी? बर्नार्ड ने। सिचुएशन कंटीजेंसी मॉडल किसने दिया था? स्टोकडिल ने। ग्रेट मैन थ्योरी किसने दी थी? ग्रेट मैन थ्योरी दी थी आपके लिए प्लूटो रिपब्लिक और कन्फ्यूशियस एनालिसिस ने। फॉलोवर थ्योरी किसने दी थी? सेंसफोर्ड ने दी थी। हाफ साइकिल थ्योरी किसने दी थी? AK कॉर्मेन ने दी थी। लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी थी? पॉल हर्से ने दी थी। लीडरशिप एज ए कंटेनम, ये तो याद है ना, टेनेनबाम और सचमेटिट ने दी थी। मैनेजमेंट सिस्टम थ्योरी किसने दी थी? रेंसिस लिकट ने दी थी। मैनेजमेंट ग्रिड थ्योरी किसने दी थी? ब्लैक और मोटो ने दी थी। थ्री डिमेंशन किसने दी थी? रेड्डी ने दी थी। दो को 3D और यहाँ पर रेड्डी आता है ना। और कंटीजेंसीज मॉडल किसने दी थी? फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल आता है। पाथ, देखो पाथ गोल मॉडल थ्योरी किसने दी थी? पाथ मतलब रास्ते में आता है घर, तो पाथ और हाउस ऐसे मिला लेना। ट्रांसफॉर्मेशनल बर्न्स ने दिया था। ट्रांजैक्शन किसने दिया था? एडम्स ने दिया था। तो इनके ऑथर के नाम जरूर से आप याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर बहुत बार इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पर हम काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गए हैं उनको हम देखेंगे फटाफट से। देखो, एक होता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर हम जानते हैं कि इस काम को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। मोशन स्टडी के अंदर देखते हैं कि यार इस टाइम के इस काम को करने के लिए आप जो अलग से जो मूवमेंट्स करते हो, जैसे कि मशीन को इधर से उधर रखना, चालू करना, बंद करना, उसमें कितना टाइम लग गया है। टाइम स्टडी में हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। फैटिग स्टडी में देखते हैं कि कितना टाइम काम करने के बाद में आदमी एक थकता है। तो ये कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इस तरह की स्टडी होने लग गई ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता, वो फैक्ट्री बन जाता है। डज नॉट क्या कहता है? स्टडीज ए फैक्ट्री डज नॉट रिमेन ए फैक्ट्री, सॉरी, वो फैक्ट्री नहीं रहती है, वो लेबोरेटरी बन जाती है। ये किसने कहा? टेलर ने। भाई साहब, टेलर कितना बड़बोला था, क्या क्या कह के चला गया। पहले तो टेलर ने कहा था कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड है वो एक फॉर्मेनशिप है, मिलिट्री फॉर्मेनशिप है। उसके बाद में टेलर ने यहाँ पर ये और कह दिया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये भी किसने कहा था? टेलर ने। MBO या पीटर एफ ड्रेकर ने कहा था। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन था उसका, तो ना पीटर एफ ड्रेकर ने। ये कहता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। MBO इज इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क बिकॉज एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग क्या है? आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप किसने दिया था? मैट्रिक्स ब्रूस डी हेंडरसन ने दिया था। देखो आपके मार्केट ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखो मार्केट ग्रोथ है वो, पहले इधर से आते हैं, पहले मार्केट ग्रोथ कम है लेकिन आपका शेयर बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैश काउ। ठीक है, मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा है और आपका शेयर भी ज़्यादा है, देन यू आर स्टार। मार्केट ग्रोथ तो ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम है। मतलब मार्केट में ग्रोथ तो बहुत है लेकिन आपका शेयर बहुत कम है। सोचना पड़ेगा। मार्केट ग्रोथ है वो बिल्कुल ही कम है और आपका शेयर भी कम है। मतलब ना तो उसमें कोई ग्रोथ है और उसमें भी आप बच्चे कुच्चे जो है वो कर लेते हो। तो जैसे कुत्ते आ जाते हैं ना एंड में हड्डियां वड्डियां चुगने के लिए, तो वैसा ना तो उस सेक्टर में ग्रोथ बची है ना ही आपका शेयर बचा है। जो भी बच्चा कुचा मिलता है आप खा लो बस, है ना। तो वो कौन से आते हैं? डॉग्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ग्रुप डेवलपमेंट किसने दिया था? ब्रूक टकमैन ने। अब ब्रूक टकमैन ने क्या कहा कि ग्रुप डेवलपमेंट कैसे होता है? आप जैसे सपोज करो कि किसी से मिलते हो तो पहले तो आपके जो विचार होते हैं ना वो नहीं मिलते, क्योंकि अगर दोनों के विचार मिल गए ना तो आप ज्यादा दिनों तक टिकोगे नहीं। तो पहले तो आपके विचार मिलेंगे नहीं, आप कुछ कह रहे हो वो कुछ समझ रहा है, वो कुछ कह रहा है आप कुछ समझ रहे हो। फिर होती है फॉर्मिंग, के बाद में होती है स्टॉर्मिंग। फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आपस में आप क्या करते हो? बातें करते हो तो सॉल्यूशन करते हो। आप उसको समझते हो, वो आपको समझता है। फिर होता है नॉर्मिंग, नॉर्मल आता है। स्टॉर्मिंग बोलो तो स्टॉर्म आ गया। पहले तो फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मल होता है। यस, हाँ यार ऐसे तो गलत नहीं कह रहा ये यार, हाँ यार ऐसे तो गलत नहीं कह रहा। फिर आप परफॉर्म करते हो, दोनों के आइडियाज मिला के आप परफॉर्मिंग करना स्टार्ट कर देते हो। फिर एडजॉर्निंग को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये 5 स्टेजेस होती है, जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट टॉपिक के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, एक सभी
जितने भी जो ऑथर्स हैं, बुक्स हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन है ना, उसकी एक मैंने लिस्ट बना रखी है बहुत अच्छी सी, है ना। आपको उस लिस्ट को ऐसे कैसे याद करना है, हालांकि मैंने इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक वीडियो भी बना रखा है, उसका भी मैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप जरूर से देख लीजिए। लेकिन अभी तो हम यहाँ पर बस इसका रिविजन कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? पीटर एफ ड्रकर ने। तो इसको आप ऐसे रखते हो, जो डफर लोग होते हैं ना उनको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, फिलोसॉफी विचारधाराएं अलग ही होती है। मारोगे अल्लाह के पास जाओगे, जिहाद मिलेगा वगैरह, किसकी होती है? डॉन की, है ना। तो फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट किससे? तो डॉन की। साइंटिफिक याद ही नहीं करना सर, याद है हमको, तो रात को भी पूछ लो, सोते समय भी पूछ लो आप डब्ल्यू टेलर। जनरल एंड इंडस्ट्रियल, अच्छा जनरल हो चुका है, इंडस्ट्री आजकल तो किसकी? हेनरी फ्यूल की। फील्ड फोर्स थ्योरी, फील्ड के अंदर मतलब खेतों में कुर्ता पहने बहुत अच्छे से खेती करता है, लोगों का दिल जीत लेता है किसान, तो कुर्ट लेविन। मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न टाइम के अंदर सर याद आ गया, हेनरी फ्यूल। देखो मैं साथ साथ में याद भी करवा रहा हूँ, ये ट्रिक मैंने उस वीडियो में बता रखी है ना। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, बर्नार्ड ने। ऑन द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरर्स, बाबेज ने। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, ये पीटर ड्रकर का सब बता रखा है। सुपर ऑर्डिनेट गोल, पीटर ड्रकर ने। क्रेडिट मोबाइलर किसका वर्क प्लेस है? क्लाउड हेनरी सेंटम साइमन का। ये चार्टन ट्विस्ट कंपनी किसका वर्क प्लेस है? रॉबर्ट ओवन का। डिफरेंस इंजन चार्ल बावेज ने दिया था। फोर कमेंट्री फॉर चैम्बर वोल्ट, हेनरी फ्यूल का। स्टील एफ.डब्ल्यू. टेलर का। कंट्री क्लब के अंदर होता है, क्लब के अंदर होता है अंधेरा, तो ये वो जो कंट्री क्लब वगैरह थे ना ब्लैक और मोटोन वाले, तो वो वाला आ गया, ठीक है ना। ये तो मैंने याद भी करवाया था आपको। जोहरी विंडो, ये रिलेशनशिप टेक्निक है जो दी थी जोसेफ लुफ्ती एंड हेरिंगटन इनगाम ने। बाउंडेड रिलेशनशिप मॉडल किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन ने। मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, कल का मैनेजमेंट किसने दिया था? उर्विक ने। टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन होती है और हाइजीन होती है, हर्सबर्ग ने। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी मैकग्रेगर ने, गर्जा करनी पड़ती है। ईआरजी थ्योरी, इंजीनियर जी डफर होते हैं। थ्री नीड थ्योरी किसने दी थी? मैकलैंड ने। थ्योरी जेड आउसी ने। गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? एडविन लुइक ने। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी दिया था मास्लो ने। मोटिवेशन ऑफ वर्क दिया था हर्सबर्ग ने। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन दिया था क्रिस अर्गी ने। ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच दी थी एल्टन मायो ने, काफी बार क्वेश्चन आता है। आइडल ब्यूरोक्रेसी दी थी मैक्स वेबर ने, ये अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना वो ब्यूरोक्रेसी वाला, तो वही है। फोर सिस्टम मैनेजमेंट दिया था लिकर्ड ने। मैनेजमेंट ग्रिड मॉडल दिया था ब्लैक और मोटोन ने। तो आई होप आपने इस पूरी सीरीज को एंजॉय किया होगा। ऑल दी बेस्ट मेरे जियारतधारियों, आप बहुत अच्छे से एग्जाम करके आओगे। और टेलीग्राम चैनल को सर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी नोटिफिकेशंस वहां पर आने वाले हमारी लाइव क्लास के। लाइव क्लास को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में वो क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं रहेगी। हमारा जो अपनी जो कॉमर्स मेरी जान मोबाइल ऐप है वहां पर वो अवेलेबल रहेगी। 200 रुपीज के अंदर एनटीए नेट कॉमर्स का लास्ट मंथ प्रिपरेशन, जहां पर कॉमर्स के वीडियो मिल जाएंगे, पेपर 1 के वीडियो मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सिर्फ 200 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। तो जरूर से इसका भी बेनिफिट उठाइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।